हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इतनी मेहनत कर रही हो। इस देश में पैसा तो बहुत है, मगर हम जैसों के लिए यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना पहले पहले काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तुम अभी अभी अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आई हो, इसलिए मैंने सोचा कि अगर हमारी कंपनी तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर देती है तो हो सकता है इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा हो। वैसे मैंने खुद भी सोचा नहीं था कि हमारा बॉस इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए राज़ी हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट मिलने के पीछे असलियत क्या थी, यह राज सिर्फ अनिका और एनटीटी कंपनी का सीईओ ओजस जानते थे। मगर यह बात ना ओजस किसी को बताने वाला था और ना ही अनिका किसी को बताने वाली थी। अनिका सुकेश के चेहरे से उसकी प्राउड स्माइल छीनना नहीं चाहती थी, इसीलिए अनिका ने सिर्फ मुस्कुराकर सुरेख के सामने अपना सर धीरे से झुकाया। सुकेश को मन ही मन अपने आप पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। अनिका के लिए कुछ कर गुजरने का एहसास सुकेश के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। सुकेश को मन ही मन वो सेटिस्फिकेशन भी मिल गया था कि अनिका ने उसका और रीना का जिस तरह से सबके सामने सपोर्ट किया था, सुकेश ने वो कर्ज भी अपने सर से उतार दिया था। सुकेश ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, वैसे मेरे बॉस मेरे टैलेंट से काफ़ी खुश हैं। जब मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में मेरे बॉस को डिटेल्स बताई तब वो काफ़ी इम्प्रेस हो गए तुम्हारे प्रोजेक्ट से, और फट से तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए वो राजी हो गए। अनिका भले ही सुकेश की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी, मगर वह उसकी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। अनिका बस अपना सर झुकाकर सुकेश की बातें बड़े ही ध्यान से सुनती रही, मगर अनिका के चेहरे पर सुकेश की बातें सुनने के बावजूद कोई रिएक्शन नहीं था। जब सुकेश ने देखा कि अनिका कुछ बोल नहीं रही थी, तब सुकेश ने यहाँ वहाँ देखकर धीमी आवाज़ में अनिका से कहा, देखो मैं जानता हूँ कि तुम मुझे थैंक्स कहना चाहती हो, मगर तुम्हें थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक फेवर किया है, तो बदले में तुम भी मेरे लिए एक फेवर कर दो। इस बार अनिका सुकेश की बात बड़े ही सीरियसली सुनने लगी। सुकेश ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, देखो रीना घर पर अकेली रहती है, मैं अक्सर काम पर बिजी रहता हूँ। रीना काफ़ी अकेलापन महसूस करती है। मैं चाहता हूँ कि तुम रीना के साथ दोस्ती करो और उसके साथ कुछ वक्त गुजारो। वो ज़्यादातर घर पर अकेली ही रहती है। अगर उसे अपनी बातें शेयर करने के लिए कोई दोस्त मिल जाएगा तो हो सकता है कि उसका डिप्रेशन कुछ कम हो जाए। अनिका बड़े ही ध्यान से सुकेश की बातें सुन रही थी। तभी अचानक अनिका और सुकेश के कानों पर एक कार की आवाज़ पड़ी। वो कार तेजी से आकर सुकेश और अनिका के बंगले के ठीक बाहर आकर रुकी। सुकेश के इस तरह की कार को अपनी सोसाइटी में देखकर काफ़ी हैरान हो गया था। वो एक लंबी सी लग्जरियस गाड़ी थी जिसकी कीमत कम से कम 1 मिलियन पाउंड की थी। सुकेश अच्छी तरह से जानता था कि पूरी सोसाइटी में इतनी महंगी गाड़ी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। सुकेश ये जानना चाहता था कि आखिर उस गाड़ी में कौन आया था। जब कार का दरवाज़ा खुला तो सुकेश ये देखकर हैरान हो गया कि सुकेश और एनटीटी कंपनी का बॉस ओजस खुद गाड़ी से बाहर निकल रहा था। जब ओजस सुकेश के साथ बात कर रहा था तब सुकेश ने बातों ही बातों में ओजस को ये बताया था कि वो कहाँ रहता था और किस इंडियन सोसाइटी में रहता था। लेकिन सुकेश ने कभी ये नहीं सोचा था कि एक मामूली एम्प्लॉय से एनटीटी कंपनी का सीईओ इतना इम्प्रेस हो गया था कि वो उससे मिलने उसके घर चला आया था। अपने बॉस को अपनी सोसाइटी में देखते ही सुकेश दौड़कर अपने बॉस की गाड़ी के पास गया। इससे पहले कि सुकेश अपने बॉस की ओर हाथ आगे बढ़ाता, ओजस उसको इग्नोर करके सीधा अपने दरवाजे के पास खड़ी अनिका के पास चला गया। सुकेश ये देखकर हैरान हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि एनटीटी कंपनी का सीईओ और उसका बॉस आखिर अनिका को उसके घर पर मिलने क्यों आया था। ओजस के चेहरे पर काफ़ी परेशानी नजर आ रही थी। ओजस के मन में कई सवाल बार बार घूम रहे थे जिनके जवाब लेने वो इस वक्त उसके पास आया था। अनिका के पास पहुंचते ही ओजस ने अनिका से पूछा, अरे अनिका, मेरा मतलब है प्रीति, तुम अचानक यहाँ कैसे? और क्या बड़ी मैडम जानती हैं कि तुम यहाँ पर आई हो? अपने बॉस का इस तरह का बर्ताव और इस तरह की बातें सुनकर गेट के पास खड़ा सुकेश हैरान होकर अनिका और ओजस को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका बॉस उसकी गरीबी पड़ोसी के साथ इस तरह से क्यों बात कर रहा था। एनटीटी कंपनी की बड़ी मैडम के बारे में सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे, मगर ये बात सुकेश की समझ के बाहर थी कि ओजस सुकेश की नई पड़ोसी के साथ बड़ी मैडम की बातें क्यों कर रहा था। सुकेश सबसे ज़्यादा हैरान हुआ था ओजस का एटीट्यूड देखकर। ओजस काफ़ी पोलाइटली सर झुकाकर सुकेश की नई पड़ोसी के साथ बात कर रहा था।
ये देखकर सुकेश को समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले वो जिस लड़की को इतनी सिंपैथी से देख रहा था, उस लड़की के सामने लंदन शहर के सबसे पावरफुल लोगों में से एक ओजस अपना सर झुकाकर खड़े बड़े ही पोलाइटली बात कर रहा था। सुकेश के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर अनिका समझ गई थी कि अब सुकेश के सामने अनिका की आइडेंटिटी छुपाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। ओजस बार बार अनिका को एक ही सवाल पूछ रहा था कि वो यहाँ कैसे आई थी और अचानक उसके इस तरह सीक्रेटली लंदन आने का क्या मतलब था। अनिका ने अपनी आंखों के इशारे से ओजस को आगे बोलने से रोक लिया और धीरे से गेट के पास खड़े सुकेश के पास जाकर अनिका ने कहा, देखो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुमने अभी अभी जो देखा उसके बारे में तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। सुकेश फटी हुई आंखों से अनिका को देखता रहा। सुकेश का मुंह खुला का खुला रह गया था। अनिका की बात सुनने के बाद सिर्फ हाँ में सुकेश ने अपना सर हिला दिया और वहीं एक स्टैचू की तरह खड़ा रह गया। उसके बाद अनिका ओजस को अपने साथ लेकर घर के अंदर चली गई। अनिका ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब बाहर खड़े सुकेश को अनिका और ओजस के बीच जो बातें चल रही थी वो सुनाई तो नहीं दे रही थी, मगर कांच की खिड़कियों से सुकेश ये देख पा रहा था कि अनिका ओजस को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी और ओजस बड़ी ही पोलाइटली हर इंस्ट्रक्शन को सुनने के बाद हाँ में अपना सर हिला रहा था। जब स्टैव यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद सुकेश ने एनटीटी कंपनी के लिए एप्लीकेशन भेजी थी, तब सुकेश के मन में सिर्फ एक बात थी कि किसी भी तरह वो अपनी ज़िंदगी के आने वाले कुछ सालों में एनटीटी कंपनी में एक हायर रैंक की पोजीशन हासिल करे और बिल्कुल अपने आइडल ओजस की तरह बिजनेस में अपना नाम और रेपुटेशन बनाए। एनटीटी कंपनी में आने वाले हर नए एम्प्लॉय के लिए ओजस एक आइडल से कम नहीं था। हजारों यंगस्टर्स के आइडल को इस तरह अनिका के सामने सर झुकाकर बात करते हुए देखकर कहीं ना कहीं सुकेश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सुकेश के समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पड़ोस में जो लड़की नई नई रहने आई थी और जिसे वो एक बेसहारा लड़की समझ रहा था, आखिर असलियत में वो लड़की कौन थी। अगर वो लड़की महज एक गरीब अंडर ग्रेजुएट लड़की थी तो फिर इतने पावरफुल लोग उसके सामने सर झुकाकर क्यों खड़े थे और एनटीटी कंपनी की बड़ी मैडम उसे किस तरह से जानती थी। घर के अंदर अनिका ओजस से कह रही थी, देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, मौसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर आई हूँ। यूनिवर्सिटी में जब ओजस अनिका से मिला था तब ओजस अनिका की आंखों के इशारे से इतना समझ गया था कि अनिका जरूर किसी सीक्रेट मिशन पर लंदन पहुंची थी और इसलिए अनिका के आने की खबर रेखा मौसी को सुनाने से पहले एक बार ओजस अनिका से मिलकर ये जानना चाहता था कि आखिर इस तरह सीक्रेटली लंदन आने के पीछे उसका क्या मकसद था। मगर ओजस को इस बात का भी डर था कि अगर रेखा मौसी को पता चल जाता है कि अनिका लंदन आई थी तो और ये बात ओजस ने उसे छुपाई थी तो हो सकता है कि रेखा मौसी ओजस से भी नाराज़ हो जाएं। इसलिए अपनी परेशानी अनिका को बताते हुए ओजस ने कहा, अगर मैंने मौसी को नहीं बताया और बाद में उन्हें पीछे से यह खबर मिली तो वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी। कुछ देर सोचने के बाद अनिका ने ओजस की बात का जवाब देते हुए कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं रिया को आगे कर दूंगी, वो तुम्हें बचाने में हमारी मदद करेगी। रिया का नाम सुनते ही ओजस के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ओजस ने अनिका से कहा, हाँ, तब तो कोई बात नहीं। अगर रिया बड़ी मैडम से कोई फरमाइश करेंगी तो वह कभी भी टाल नहीं सकती। ओजस के लिए भी यह धर्म संकट में फंसने वाली बात थी। एक तरफ अनिका के आने की खबर उसे उस इंसान से छुपानी थी जिसे ओजस को अपना बेटा समझकर इतनी बड़ी कंपनी की बागडोर उसके हाथ में सौंपी थी, और दूसरी ओर अनिका थी जिसे रेखा मौसी अपनी बेटी मानती थी। ओजस इस धर्म संकट में फंसा था कि उसके एक तरफ आग था और दूसरी तरफ कुआं। अगर वो अनिका के आने की बात रेखा मौसी से छुपाता तो उससे डांट खाना पड़ता, और अगर अनिका के आने के बाद वह अनिका की परमिशन के बिना रेखा मौसी को बताता तो अनिका उससे नाराज हो जाती, और दोनों में से किसी की भी नाराजगी ओजस के लिए अच्छे सिग्नल नहीं थे। फाइनली अनिका की बात मानने के बाद ओजस ने अनिका से धीमी आवाज में पूछा, मगर मुझे यो तो बताइए कि यह तुम आखिर यहाँ पर आई क्यों हो? ऐसा क्या सीक्रेट मिशन है जो अपने लंदन आने की खबर तुमने हमें भी नहीं दी? ओजस के इस सवाल का बड़ी ही ब्लंटली जवाब देते हुए अनिका ने कहा, तुम इस मामले से दूर रहो, इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस बिजनेस पर अपना ध्यान दो। अनिका की बात सुनते ही ओजस ने अपनी कमर सीधी करते हुए कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिजनेस के बारे में तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। वैसे तुम जिस लड़के को पहचानती हो उसे मैंने प्रमोशन देने का फैसला कर लिया है। कुछ देर बाद फिर से अपनी आवाज़ दबाते हुए ओजस ने अनिका से पूछा, क्या तुम धीरे धीरे अपनी टीम को एनटीटी के सिस्टम में भर्ती करना चाहती हो ताकि आगे चलकर रिया को बिजनेस संभालने में आसानी हो? हालांकि अनिका का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मगर इस वक्त अनिका इस तरह के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती थी। अनिका को कांच की खिड़कियों से बंगले के गेट पर खड़े सुकेश के चेहरे के एक्सप्रेशंस अच्छी तरह से दिखाई दे रहे थे। अनिका ने सुकेश के बारे में इतना तो जान लिया था कि सुकेश रीना को बड़ी अच्छी तरह से जानता था, और कहीं ना कहीं अनिका को रीना के लिए काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर भी था।
कुछ देर मन ही मन को सोचने के बाद अनिका ने ओजस से कहा, तुम बस इतना ध्यान रखना कि उस लड़के को और एक्सप्लोर मिले, उसकी ठीक तरह से ग्रूमिंग करो। हो सकता है वो लड़का फ्यूचर में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट साबित हो। अनिका की बात सुनते ही ओजस ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। ओजस के साथ अपनी बातें पूरी करने के बाद अनिका बंगले से बाहर ओजस को उसकी कार तक ड्रॉप करने आई। सुकेश अब तक अपने बंगले के लॉन में जा चुका था। अपने बंगले के फैंस के पास खड़े होकर सुकेश फटी हुई आंखों से बस अनिका और अपने बॉस ओजस को देखे जा रहा था। वहीं दूर खड़े मिसिस लालचंद और बल्लू ओजस को अपनी सोसाइटी में देखकर हैरान रह गए और एक दूसरे को देखने लगे। एनटीटी कंपनी के सीईओ को अपनी सोसाइटी में देखकर बल्लू हैरान रह गया। बल्लू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ओजस उनकी सोसाइटी में कर क्या रहा था। जब सुकेश और अनिका को बाय कहने के बाद ओजस अपनी कार में बैठकर जाने लगा, तब बल्लू फटी हुई आंखों से उन तीनों को देखता ही रह गया। बल्लू यह नहीं जानता था कि आखिर ओजस उन दोनों में से किसे मिलने आया था। बल्लू के दिमाग में जॉन की कही बात बार बार घूमने लगी। नौकरी से निकाले जाने के बाद जॉन ने बल्लू से कहा था कि बल्लू ने मैनेजमेंट लेवल पर किसी को नाराज किया था, इसलिए उसे नौकरी से निकाला गया था। बल्लू अब यह नहीं समझ पा रहा था कि उसने जिसे नाराज किया था वह अनिका थी या सुकेश। मगर सुकेश तो खुद काफ़ी जूनियर पोजीशन पर एनटीटी कंपनी में काम करता था, तो फिर वह मैनेजमेंट में बड़े ओहदे पर कैसे हो सकता था। इसलिए बल्लू के पास सिर्फ एक ऑप्शन रह गया था और वह थी उसके पड़ोस में रहने वाली नई लड़की। मगर बल्लू ने सुन रखा था कि अपने 3 बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से वह लंदन में गुजारा कर रही थी। फाइनेंशियली जो लड़की इतनी बैकवर्ड थी वह टॉप मैनेजमेंट लेवल पर कैसे हो सकती थी, यह बात भी बल्लू की समझ से परे थी। बल्लू धीरे धीरे चलकर सुकेश और अनिका के पास आया। अब अनिका का एक और सर दर्द उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। वो अपनी पहचान छुपाने के लिए लंदन में प्रीति बनकर आई थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी असली पहचान लोगों के सामने आए। मगर एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती रही। पहले राहुल को अनिका के लंदन आने का पता चला, उसके बाद ओजस को, और अब ओजस की वजह से अनिका का सीक्रेट सुकेश भी जान चुका था। मगर वो अच्छी तरह से जानती थी कि सुकेश को समझाने के बाद सुकेश यह राज कभी किसी के सामने नहीं कहेगा। मगर बल्लू को अनिका अब तक अच्छी तरह से जान चुकी थी। बल्लू और मिसिस लालचंद काफ़ी टेढ़े लोग थे। अगर उन्हें अनिका की असली पहचान के बारे में पता चल गया तो जरूर वह लोग इस बात का ढिंढोरा पीट देंगे। और अनिका नहीं चाहती थी कि उसके दुश्मन ये जान सकें कि वो एक सीक्रेट आइडेंटिटी लेकर अपने बच्चों के साथ लंदन पहुंची थी। बल्लू बस फटी हुई आंखों से कुछ देर तक अनिका को देखता रहा। अनिका जानती थी कि बल्लू को शक हो गया था कि वो एनटीटी कंपनी में किसी टॉप मैनेजरियल पोजीशन पर थी। इसलिए बल्लू का ध्यान भटकाने के लिए उसने तुरंत सुकेश की ओर इशारा करते हुए कहा, वह एनटीटी कंपनी का सीईओ यहाँ सुकेश को मिलने आया था। अचानक अनिका ने अपनी ओर बढ़ रहा तीर सुकेश की ओर मोड़ दिया। उसकी बात सुनकर सुकेश चौंक गया, मगर खुशी खुशी उसकी बात मानते हुए सुकेश ने भी मुस्कुराते हुए बल्लू की ओर देखकर कहा, हाँ वह ओजस सर मुझसे ही मिलने आए थे। जब बल्लू ने सुकेश की बात सुनी तब उसे यकीन हो गया कि दरअसल वह सुकेश ही था जिसे बल्लू ने नाराज किया था। बल्लू यह नहीं जानता था कि सुकेश ओजस को किस तरह से इतने करीब से जानता था, मगर बल्लू ने अब अपनी आंखों से देख लिया था कि ओजस खुद इस छोटी सी सोसाइटी में सुकेश से मिलने आया था। तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बल्लू ने अपना तगड़ा सा हाथ सुकेश के कंधे पर रख दिया और दूसरे हाथ से सुकेश का कंधा थपथपाते हुए कहा, देखो कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है हम दोनों के बीच में। वो कहा जाता है ना, गहरी दोस्ती दुश्मनी से अपने रिश्ते की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे उनकी दुश्मनी पहले दोस्ती में बदलती है और उसके बाद गहरी दोस्ती में। देखो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हुई, देखो बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मगर चलो अब पुराने सारे गिले शिकवे दूर करके नए सिरे से हमारा रिश्ता कायम करते हैं। सुकेश अचानक ही बल्लू के बदले हुए तेवर देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगा। सुकेश अच्छी तरह से जानता था कि बल्लू कितना अपॉर्चुनिस्टिक आदमी था। जब बल्लू ने देखा कि सुकेश उसकी बातों पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था तो उसने सोचा कि नई पड़ोसन जिसके साथ सुकेश के रिश्ते अच्छे थे उसी को मस्का लगा दिया जाए। बल्लू ने अनिका की ओर देखते हुए कहा, अरे प्रीति जी, आप मानेंगी नहीं कि मैं अभी 3-4 दिन पहले ही सोच रहा था कि सुकेश को जल्द से जल्द प्रमोट कर दूं। अब देखो सुकेश को प्रमोशन मिल गई, मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो गई। चलो मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह बहुत बुरा हुआ, मगर आप ही बताइए सुकेश को कि वह नई नौकरी ढूंढने में मेरी मदद करे। सुकेश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अभी एक दिन पहले जो बल्लू उसे नीचा दिखाने के लिए उसके साथ गिरी हुई बातें कर रहा था, वही बल्लू आज उसके सामने नौकरी के लिए हाथ फैला रहा था। सुकेश की पीठ थपथपाते हुए बल्लू ने कहा,
अरे यार, इतनी बड़ी कंपनी से निकाले जाने के बाद कहीं और नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे लिए। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो मेरे घर पर मेरी बूढ़ी माँ है, मेरी फैमिली है। अगर कुछ और दिनों तक मुझे नौकरी नहीं मिली तो हमारे खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। तुम तो जानते ही हो कि यह शहर रहने के लिए कितना महंगा है, और फिर हम तो एक ही देश के लोग हैं। अगर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो किस तरह इस देश में अपनी एक अलग जगह बना पाएंगे। सुकेश मन ही मन सोच रहा था कि जब बल्लू सुकेश को नौकरी से निकालने की कोशिश कर रहा था तब यह सारे विचार कहाँ गए थे। अनिका भी बड़े ही ध्यान से बल्लू के बदले हुए तेवर देख रही थी, मगर अनिका जानती थी कि बल्लू उन लोगों में से था जिसे अगर जरा भी सिंपैथी दिखाई जाए तो वह अगले ही पल फिर से अपना रंग बदल सकता था। कुछ देर तक बल्लू अनिका और सुकेश को रिक्वेस्ट करता रहा कि उसे अपनी पुरानी नौकरी वापस पहुंचाने में वह दोनों उसकी मदद करें, मगर वो दोनों चुपचाप खड़े बस एक दूसरे को देखते रहे। तभी मिसिज लालचंद अपने घर के दरवाजे से बाहर निकली। मिसिज लालचंद फोन पर किसी के साथ बातें कर रही थी। वह जोर जोर से किसी को डांट लगाकर कह रही थी, अगर तुम्हें यहाँ आना ही नहीं था तो फिर तुमने मुझे वह सारे मैसेजेस क्यों किए थे। अरे तुम्हारी वजह से मैंने अपने नए पड़ोसियों को उनके घर से भगाने की प्लानिंग भी कर ली थी, और अब तुम कह रही हो कि तुमने ऐसा कोई मैसेज ही नहीं किया था। मुझे लगता है उम्र के साथ साथ तुम्हारी मति भी मारी गई है। तुम जानती नहीं तुम्हारी वजह से यहाँ कितना बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। बल्लू ने अपनी चिड़चिड़ी माँ की ओर देखकर कहा, अरे क्या हुआ माँ, तुम किस पर इतना गुस्सा हो रही हो। मिसिज लालचंद ने जवाब देते हुए कहा, अरे तुम्हारी मौसी पर बुढ़ापे में सठिया गई है। कल कुछ कह रही थी और आज कुछ कह रही है। मिसिज लालचंद की बात बल्लू को समझ नहीं आ रही थी। बल्लू ने मिसिज लालचंद से पूछा, अरे माँ क्या कहना चाहती हो, साफ साफ बताओ। बल्लू के सवाल का जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी मौसी यहाँ शिफ्ट होना चाहती है। बल्लू ने यह बात सुनते ही हाँ में अपना सर हिला दिया। मिसिज लालचंद ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 6 दिन पहले उसने पहली बार मुझे मैसेज किया, उसके बाद लगातार मुझे मैसेज करती रही कि वह यहाँ शिफ्ट होना चाहती है। मैं अपने आसपास उसके लिए कोई घर देखने लगी। अब देखो उसे यहाँ घर दिलाने के लिए मैंने प्रीति जी को यहाँ से भगाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने बेचारी प्रीति जी को सिर्फ इसलिए तकलीफ पहुँचाई ताकि तुम्हारी मासी यहाँ आकर रह सके, मगर अब देखो तुम्हारी मासी तो पूरी तरह से पलट गई। अब मुझसे कह रही है कि मैंने ऐसा कोई मैसेज ही नहीं किया तुम्हें। मैं तो यहाँ बड़ी खुश हूँ, मैं क्यों आना चाहूँगी वहाँ। सुबह से मेरा दिमाग खराब हो गया है उसकी यह बातें सुनकर। बल्लू को कहीं ना कहीं अपनी माँ की कही बात पर भी शक होने लगा था। बल्लू ने अपनी माँ को शांत करते हुए धीमी आवाज़ में पूछा, माँ क्या तुम्हें यकीन है कि मौसी ने तुम्हें मैसेज करके यह सारी बातें कही थी। मिसिज लालचंद ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, तुम्हें क्या मैं पागल नजर आती हूँ जो मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर तुम्हें बता रही हूँ। अरे मेरे पास सबूत है, इसी फ़ोन में वह सारे मैसेज हैं तो तुम्हारी मौसी ने मुझे भेजे थे, यह देखो। यह कहते हुए मिसिज लालचंद ने बल्लू को वह सारे मैसेजेस दिखाए जो उसकी बहन ने पिछले कुछ दिनों में उन्हें भेजे थे। बल्लू सारे मैसेजेस पढ़कर हैरान रह गया। मैसेजेस पढ़ने के बाद बल्लू ने अपनी माँ से कहा, अरे हाँ, यह सारे मैसेजेस तो मौसी ने ही भेजे हैं, फिर अब अचानक वो मान क्यों नहीं रही हैं। यह मैसेजेस उन्होंने ही भेजे हैं। मिसेस लालचंद ने फिर से अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी मौसी सठिया गई है। इस बार मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसकी ऐसी खबर लूंगी कि वो याद रखेगी। अनिका काफ़ी देर से माँ बेटे की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। अनिका भी यह बात सोच सोच कर हैरान हो रही थी कि कोई सगी बहन अपनी बहन के साथ इस तरह का मजाक क्यों करेगी। अगर वह मैसेजेस मिसेज लालचंद की बहन ने नहीं भेजे थे तो क्या किसी और ने मिसेज लालचंद का फ़ोन हैक करके उन्हें इस तरह के मैसेजेस भेजे थे। अचानक ही अनिका के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। उसने तुरंत मिसेज लालचंद का फ़ोन बल्लू के हाथ से छीन लिया और वह फ़ोन लेकर अपने घर के अंदर चली गई। अनिका को अपना फ़ोन लेकर जाते हुए देखकर मिसेज लालचंद ने फिर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे मेरा फ़ोन चुरा कर भाग गई, अरे वह नई पड़ोसन मेरा फ़ोन चुरा कर भाग गई, कोई बचाओ मुझे। तभी अचानक बल्लू ने अपनी माँ के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, अरे चुप हो जाओ माँ, इतना पुराना फ़ोन चुरा कर कोई क्यों क्या ही पैसे कमा लेगा, तुम क्या थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती। बल्लू का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए मिसेज लालचंद ने कहा, अरे पुराना है तो क्या हुआ, काफ़ी कीमती है, तुमने देखा नहीं किस तरह चुरा के भागी है वो। मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि यह लड़की ज़रूर चोरी करती होगी। बल्लू जानता था कि सुकेश और नई पड़ोसन जिसे वह प्रीति समझ रहा था उन दोनों के रिश्ते काफ़ी अच्छे थे, और मिसेज लालचंद ऐसी बातें सुकेश के सामने करके बल्लू को और भी ज़्यादा मुसीबत में डाल रही थी। इसलिए अपनी माँ को चुप कराते हुए बल्लू ने कहा,
अरे चुप हो जाओ माँ, तुम बिना बुढ़ापे में सटिया गई हो। सचमुच कब किसे क्या कहना चाहिए उसकी तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं है। अपने घर के अंदर जाकर अनिका ने मिसेस लालचंद का सेल फोन अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया। अनिका ने जब उस फ़ोन की जांच की तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मिसेस लालचंद का फ़ोन बिल्कुल सिक्योर था। इसका मतलब यह था कि उनका फ़ोन हैक नहीं किया गया था। इसका मतलब साफ था कि अगर मिसेस लालचंद को अपनी बहन के नंबर से जो मैसेज आए थे वह मैसेज मिसेस लालचंद की बहन ने उन्हें नहीं भेजे थे तो ज़रूर मिसेस लालचंद की बहन का ही फ़ोन हैक हुआ था। अनिका ने मिसेस लालचंद के फ़ोन से उनकी बहन का नंबर निकाला और अपने सिस्टम के जरिए मिसेस लालचंद की बहन का फ़ोन हैक करने के लिए प्रोसीजर शुरू किया। अनिका जानती थी कि अगर पिछले कुछ दिनों में मिसेस लालचंद की बहन का फ़ोन हैक हुआ था तो ज़रूर हैकर ने पीछे कुछ सबूत छोड़े होंगे। अनिका उन सबूतों के जरिए हैकर तक पहुंचना चाहती थी। अनिका जानना चाहती थी कि आखिर इतनी बड़ी साजिश क्यों हुई थी और किसने की थी। मिसेस लालचंद की बहन का फ़ोन हैक करने के पीछे अनिका के दुश्मनों का हाथ था। अनिका के लिए मिसेस लालचंद की बहन का फ़ोन हैक किए बिना इन सब सवालों के जवाब तक पहुंचना नामुमकिन था। मिसेस लालचंद की बहन का फ़ोन हैक करने के बाद अनिका को अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर कई सारे कोड्स दिखाई देने लगे। तभी अचानक अनिका को एक ऐसा कोड दिखाई दिया जिससे उसे यकीन हो गया कि मिसेस लालचंद की बहन का फ़ोन किसी ने हैक किया था। अनिका ने उस कोड को फॉलो करने की कोशिश की, मगर जैसे ही अनिका ने उस कोड को फॉलो करना शुरू किया अचानक ही वह कोड स्क्रीन से गायब हो गया। इसके बाद अनिका ने लगातार आधे घंटे तक कोई सुराग ढूंढने की कोशिश की, मगर उसके हाथ कोई सुराग नहीं लगा। अनिका को इस बात का एहसास हो चुका था कि जो कोई मिसेस लालचंद की बहन का फ़ोन हैक कर रहा था उसे यह पता चल गया था कि अनिका भी सिस्टम के अंदर पहुंच चुकी थी और उसके आने की भनक लगते ही उस हैकर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया था। और तो और अनिका जब तक हैकर के डिवाइस की लोकेशन को पिन करती उसने पहले से उस डिवाइस को ही नष्ट कर दिया था। इसका मतलब साफ था कि वो हैकर दुनिया के सबसे बेहतरीन हैकर में से एक था। वह ना सिर्फ बड़ी ही सफाई से हैकिंग करना जानता था मगर अनिका जैसी शातिर हैकर को चकमा देकर निकल भी सकता था। अनिका यह जानना चाहती थी कि आखिर कौन था वो जो मिसेस लालचंद की बहन के फ़ोन को हैक करके अनिका तक पहुंचना चाहता था। अनिका इतना जान चुकी थी कि उसके लिए एक खतरे का अलार्म बज चुका था। अनिका के दुश्मनों को बहुत जल्द उसकी लोकेशन के बारे में पता चलने वाला था या ऑलरेडी पता चल चुका था। अब V16 पावर ड्रग तक अनिका को जल्द से जल्द पहुंचना था। वो जान चुकी थी कि अब उसके पास वक्त बहुत कम था और ख़तरा बहुत ज़्यादा। इससे पहले कि कोई खतरा उसके दरवाजे तक पहुंचे अनिका खुद उस खतरे तक पहुंचकर उसे ख़त्म कर देना चाहती थी। मगर अनिका नहीं जानती थी कि मिसेस लालचंद की बहन का फ़ोन जिसने भी हैक किया था वह कौन था और कहां से ऑपरेट कर रहा था। तभी अचानक अनिका के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी और तुरंत अनिका ने फ़ोन उठाया और स्पेशल डिपार्टमेंट के जासूस आशीष डोगरा को फ़ोन लगाया। जब आशीष ने फ़ोन उठाया तो अनिका ने उससे कहा, ज़रा होल्ड करो, मैं किसी सेफ जगह पर जाकर तुमसे बात करता हूँ। इसके बाद कुछ देर तक अनिका को फ़ोन पर आशीष के साथियों की आवाज़ आने लगी। आसपास की आवाज़ों को सुनकर अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे आशीष किसी बहुत ही बड़े बंगले के अंदर मौजूद था जहां उसके आसपास के कमरों में कई और लोग भी मौजूद थे। कुछ देर के बाद आसपास से आ रही आवाज़ें बिल्कुल बंद हो गई। उसके बाद आशीष की गहरी आवाज़ अनिका के कानों पर पड़ी। आशीष ने अनिका से पूछा, क्या हुआ, कोई अर्जेंट काम था? अनिका ने सीधे ही आशीष से पूछ लिया, तुमने मुझे कहा था कि V16 पावर ड्रग 5 लोगों की जान बचा सकता है। मेरा मतलब है कि तुमने कहा था कि इस वक्त 5 ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो V15 पावर ड्रग का डोज ले चुके हैं, मगर उन्हें अब V16 का डोज का इंतज़ार है। एक तुम, एक क्रिस्टोफर और बाकी बचे 3 लोग। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बाकी बचे तीनों में से कोई ऐसा भी है जो इस दुनिया का सबसे बेहतरीन हैकर है? अनिका का सवाल सुनने के बाद आशीष ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए अनिका से कहा, देखो मैं जानता हूँ अब आज नहीं तो कल तुम्हारा सामना एक एक करके उन सभी से होगा, इसलिए अब उन लोगों के बारे में तुमसे कुछ छुपाना फिजूल होगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह लोग कौन हैं और कितने ताकतवर हैं। क्रिस्टोफर और मेरे अलावा 3 ऐसे लोग हैं जिन्हें V16 पावर ड्रग की सख्त ज़रूरत है, मगर वो तीनों अब तक अपने अंदर काफ़ी ताकत पैदा कर चुके हैं, चाहे वह ताकत शारीरिक हो या दिमागी। वह तीनों इस दुनिया के सबसे खतरनाक लोग हैं। पहला है इस दुनिया का शारीरिक रूप से सबसे ताकतवर इंसान जिसे तुम अभी अभी मिल चुकी हो। आशीष की बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। वो जानना चाहती थी कि ऐसा कौन सा शख्स था जो उसके सामने आ चुका था, मगर असलियत में उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। अनिका के दिल की धड़कन तेज होने लगी। आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा,
बैंक में जिस आदमी ने तुम पर हमला किया था वो उसमें से एक है। उसके शरीर में पावर ड्रग के इस्तेमाल की वजह से 10 हाथियों की ताकत आ चुकी है। उसकी आंखें नीली हैं और उसकी आंखों में जुनून बिल्कुल किसी ताकतवर आदमखोर चीते जैसी है। अनिका ने जब आशीष के मुंह से यह सुना कि उसकी आंखें नीली थी, तब अनिका ने फिर से उस आदमी का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाने की कोशिश की। अनिका अब तक तो यह जान चुकी थी कि सचमुच बैंक में जिस आदमी के साथ अनिका और रोहित की झड़प हुई थी वह काफ़ी ताकतवर था। अनिका और रोहित दोनों काफ़ी एक्सपीरियंस मार्शल आर्टिस्ट थे, मगर दोनों मिलकर भी उस आदमी को 1 इंच भी नहीं हिला पाए। इसका मतलब साफ था कि उस आदमी से ज़्यादा ताकतवर और उस आदमी से ज़्यादा बड़ा फाइटर इस दुनिया में कोई नहीं था। मगर आशीष की एक बात अनिका को खास खटकने लगी थी, और वह यह थी कि आशीष ने कहा था कि उस आदमी की आंखें नीली थी, जबकि अनिका ने जब उस आदमी की आंखें देखी थी तो वह गहरी कत्थई आंखें थी। वो जानती थी कि उस आदमी ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, मगर यह एक ही तरीका था जो उस आदमी को पहचानने का। अनिका ने सोचा था कि उसे उस आदमी की आंखें अपने दिमाग में कहीं छाप ली थी, और अगर वह आंखें दोबारा अनिका के सामने आती हैं तो अनिका जरूर उस आदमी को पहचान लेगी। अनिका ने आशीष की बात का जवाब देते हुए कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? उस आदमी की आंखें नीली थी, मगर जो आदमी मुझे बैंक में मिला था उसकी आंखें तो गहरी कत्थई रंग की थी। अनिका का जवाब सुनने के बाद कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद आशीष ने कहा, देखो, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसकी आंखें नीले रंग की हैं, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारी मुलाकात कुछ दिनों पहले जिसके साथ हुई थी वह ज़रूर वही आदमी था जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ। हो सकता है उसने कॉन्टैक्ट लेंस पहन रखे हों, वह आंखों का कलर चेंज करके आया हो तुम्हारे सामने। अनिका जानती थी कि आशीष की बात सच भी हो सकती थी। उसने आशीष से आगे सवाल किया, अच्छा तो अब बताओ बाकी के 2 लोग कौन हैं? आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, एक और था हमारे साथ जिसे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के दौरान पावर ड्रग से इंजेक्ट किया गया था। उसे स्पेसी कहकर बुलाते थे। हम उसे स्पेसी इसलिए कहते थे क्योंकि वह हमेशा अपने ही स्पेस में रहना पसंद करता था। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जब वह छोटा बच्चा था तभी से कंप्यूटर असेंबल करता था। उसे कंप्यूटर के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसे जो V15 पावर ड्रग का इंजेक्शन दिया था उसके बाद उसकी दिमागी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। शायद इसी की वजह से उसे बचपन से ही कंप्यूटरों के साथ खेलने का शौक था। अनिका को आशीष की बातों में एक ही स्टेटमेंट बड़े ही ध्यान से सुनाई दिया था जब उसने कहा कि उसने स्पेसी के बारे में सुना था। अनिका ने आशीष की बात ध्यान से सुनने के बाद पूछा, तुमने कहा कि तुमने स्पेसी के बारे में सिर्फ सुना था, क्या तुम इस वक्त उसके साथ नहीं हो? आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, नहीं, दरअसल जब हम लोग 5 साल के थे तभी हम सबको पावर ड्रग इंजेक्ट कर दिया गया था। देखते ही देखते कई बच्चे मौत के हवाले हो गए। कुछ सालों बाद सिर्फ हम 5 लोग बचे थे, मगर हम सभी को अलग कर दिया गया था। मैं तो यह भी नहीं जानता कि बाकी लोग कौन कौन से देश भेजे गए थे। हाँ, मुझे क्रिस्टोफर के साथ रखा गया था क्योंकि तुम्हारी माँ और डोगरा परिवार के बीच एक समझौता हुआ था, और इसलिए शायद वह लोग ऐन वक्त पर मेरा इस्तेमाल कर सकते थे। इसलिए शायद मुझे क्रिस्टोफर के साथ रखा गया था। मैंने और क्रिस्टोफर ने अपना पूरा बचपन साथ गुजारा था, इसलिए क्रिस्टोफर को मेरे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। मगर स्पेसी के बारे में बचपन के बाद मैंने ज़्यादा कुछ सुना नहीं था। आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और फिर एक वह था जिसे हम लिसनर कहते थे। वह सब कुछ सुन सकता था। उसके शरीर में जो बदलाव हुआ था वह उसके लिए परेशानी बन चुका था। ऐसा कहा जाता है कि इंसानी कान सिर्फ कुछ डेसिबल से कुछ डेसिबल तक की आवाज़ सुन सकते हैं। इस दुनिया में गूंजने वाली ज़्यादातर आवाज़ें इंसान सुन नहीं सकता, मगर लिसनर के पास वह ताकत थी कि जो एक साधारण इंसान कभी नहीं सुन सकता था, वह सब कुछ उसे साफ साफ सुनाई देता था। मच्छरों की आवाज़ से लेकर दूर जंगल में दौड़ने वाले शेर तक, कम से कम डेसिबल की आवाज़ और ज़्यादा से ज़्यादा डेसिबल की आवाज़ें, सब कुछ लिसनर बड़ी ही आसानी से सुन सकता था। मगर कभी कभी उसके लिए यह पावर उसका सबसे बड़ा सरदर्द बन जाता था। वह लोगों की ऐसी ऐसी गॉसिप सुन लेता था जो लोग एक दूसरे के कानों में जाकर किया करते थे। लोगों को इस तरह की बातें सुन सुनकर उसे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी, और कभी कभी अगर ऊपर से कोई जेट गुजर जाए तो उसे ऐसा लगता था जैसे उसके दिमाग के अंदर किसी ने बम फोड़ दिया हो। उसकी हालत पर कभी कभी तरस आता था मुझे। अनिका ने अब तक सुना था कि पावर ड्रग इंजेक्ट करने के बाद किसी के अंदर शैतानी ताकत आ गई थी, तो किसी के अंदर वह दिमागी शक्ति पैदा हो गई थी जिसे सिर्फ एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जा सकता था। मगर इस तरह का पावर कितना यूजलेस हो सकता था,
यह बात सोच सोच कर खुद अनिका भी हैरान हो रही थी। लिसनर का पावर सुनने के बाद अनिका ने आशीष से पूछा, मुझे बताओ कि तुम्हें भी जब यह ड्रग इंजेक्ट किया गया था उसके बाद तुम्हारे शरीर में क्या बदलाव महसूस किए थे तुमने? मेरा मतलब है तुम्हारे अंदर क्या पावर जनरेट हुआ? आशीष ये बात अच्छी तरह से समझ सकता था। आज तक उसने ऐसा कोई पावर नहीं दिखाया था जिससे अनिका को यह एहसास होता कि आशीष भी पावर ड्रग ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का शिकार है। वो हंसते हुए कहने लगा, देखो कुछ बातें सीक्रेट ही रहे तो अच्छा है। अनिका भी आशीष को फोर्स नहीं करना चाहती थी, मगर फिर आशीष ने कुछ देर बाद अपनी आवाज़ में नरमी लाते हुए कहा, मगर ठीक है, मैं तो कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ और तुम मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त बन चुकी हो। तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं है मुझे। मेरे पावर के बारे में सुनने से पहले इतना ज़रूर जान लो कि तुम्हें लिसनर का पावर जितना फनी लग रहा है, मेरे पावर के बारे में सुनने के बाद भी तुम यही फील करोगी। अनिका जानना चाहती थी कि आखिर आशीष किस पावर के बारे में बात कर रहा था। आशीष ने धीमी आवाज़ में अनिका से कहा, दरअसल बात यह है कि मेरे शरीर के अंदर जो पावर जनरेट हुआ है वह। उसके बाद आशीष अचानक ही झिझक महसूस करने लगा। उसने अपनी बात बदलते हुए अनिका से कहा, देखो इस तरह मैं फ़ोन पर तुम्हें नहीं बताना चाहता, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर मेरी बची हुई ज़िंदगी में हम दोनों की मुलाकात होती है तो मैं ज़रूर तुम्हें बताऊँगा मेरे पावर के बारे में। अनिका आशीष को ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहती थी। अनिका आशीष से कुछ बात करती उससे पहले ही अनिका के कानों पर एक भारी आवाज़ पड़ी। अनिका उस आवाज़ को अच्छी तरह से पहचानती थी। वह आवाज़ क्रिस्टोफर की थी। क्रिस्टोफर आशीष से कह रहा था, गद्दार, छुप छुप कर किसे कॉल कर रहे हो? आज मुझे पता चला कि आखिर मेरी गैंग में गद्दार कौन है। इसके बाद अनिका को फ़ोन पर सिर्फ आशीष की तेज़ सांसों की आवाज़ आने लगी। जब आशीष ने अनिका से कहा कि वो अपनी पावर के बारे में उसे मिलकर बताएगा, तब अनिका एक बात अच्छी तरह से जान चुकी थी कि आशीष को लंग कैंसर होने की वजह से उसकी ज़िंदगी अब ज़्यादा लंबी नहीं टिकने वाली थी और इतने कम समय में आशीष और अनिका का मिलना अनिका को लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था, क्योंकि अनिका को आने वाले कुछ दिनों में अपनी पूरी ताकत और अपना पूरा टाइम V16 पावर ड्रग का फार्मूला हासिल करने में लगाना था। मगर अनिका एक बात नहीं समझ पा रही थी कि आखिर आशीष ने ऐसा क्यों कहा था कि उसे अपने पावर के बारे में अनिका को बताने में हिचक महसूस हो रही थी। इससे पहले कि अनिका आशीष से अपना अगला सवाल पूछती, अचानक ही अनिका को फ़ोन पर क्रिस्टोफर की आवाज़ सुनाई दी। क्रिस्टोफर ने आशीष से कहा, छुप छुप कर किससे बातें कर रहे हो? कहीं तुम ही तो नहीं हो मेरे गैंग के वो गद्दार जिसकी वजह से मुझे कई बार अपना सिर झुकाना पड़ा है। कुछ देर बाद अनिका को फ़ोन पर आशीष की तेज़ सांसें सुनाई देने लगी। तेज़ सांसों के साथ साथ आशीष अचानक खांसने लगा। लगातार खांसने के बाद आशीष ने क्रिस्टोफर से कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे अचानक तेज़ खांसी आ रही थी, इसलिए मैं अपने एक दोस्त से दवाई के बारे में डिस्कस कर रहा था। आशीष की बात सुनने के बावजूद क्रिस्टोफर को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। क्रिस्टोफर ने आशीष से कहा, अरे तो उसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? ज़रा दिखाओ मुझे अपना फ़ोन। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम्हारा ऐसा कौन सा दोस्त है जिसने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद अचानक अनिका के कानों पर लगातार दो लोगों के लड़ने की आवाज़ें आती रही। क्रिस्टोफर लगातार आशीष से उसका फ़ोन मांग रहा था और आशीष किसी तरह अपने फ़ोन को क्रिस्टोफर के हाथों में जाने से रोक रहा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत जल्द आशीष की हार होगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। जब क्रिस्टोफर ने फ़ोन स्क्रीन पर अनिका का नंबर देखा तो अचानक ही आशीष के फ़ोन का लाउड स्पीकर चालू करते हुए क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, ओह तो तुम हो, एक तेज बिल्ली जो पूरी दुनिया को एक ही रात में घूम लेना चाहती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आशीष छुप छुप कर तुम्हारे साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बचपन का दोस्त मेरे साथ इस तरह की गद्दारी करेगा। आशीष ने ऊंची आवाज़ में इस बात का जवाब देते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ कुछ पर्सनल बातें कर रहा था उसके साथ। फिर अचानक ही फ़ोन पर अनिका को ज़ोर ज़ोर से क्रिस्टोफर के हंसने की आवाज़ आने लगी। हंसते हुए क्रिस्टोफर ने आशीष से कहा, पर्सनल बातें? अरे हमें भी तो पता चले कि कौन सी पर्सनल बातें करते हो तुम दोनों। इसके मंगेतर को मरे अभी कुछ दिन भी नहीं हुए हैं और ये तुम्हारे साथ पर्सनल बातें भी करने लगी। अरे यार तुम तो बड़े लक्की निकले। इसके बाद आशीष ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए क्रिस्टोफर से कहा, चुप हो जाओ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करते हुए। पर्सनल से मेरा मतलब है। इसके बाद आशीष को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्रिस्टोफर से क्या कहे। आशीष के चेहरे पर कन्फ्यूजन देखते हुए क्रिस्टोफर के चेहरे पर स्माइल और भी ज़्यादा बढ़ गई। क्रिस्टोफर ने आशीष से कहा, अरे भाई मैं अब समझता हूँ, लड़की इतनी खूबसूरत हो तो पर्सनल बातें निकल ही जाती हैं। अनिका दूसरी तरफ से क्रिस्टोफर की सारी बातें लगातार सुन रही थी। क्रिस्टोफर की बातें सुन सुनकर अनिका को काफ़ी एम्बैरसमेंट फील हो रही थी।
वहाँ आशीष ने क्रिस्टोफर को डांट लगाते हुए कहा, तुम कुछ भी बकवास मत करो, वो सुनेंगी तो उन्हें कैसा लगेगा। अरे हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। फिर से आशीष की ये बात सुनकर क्रिस्टोफर जोर जोर से हंसने लगा। क्रिस्टोफर ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए आशीष से कहा, अरे भाई, हर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाला कपल जब रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो यही कहता है कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स। बचपन से लेकर आज तक मैं तुम्हें जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। आज तक तो मैंने तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त देखा नहीं जिसके साथ तुम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अगर क्रिस्टोफर को आगे बकवास करने से रोकने के लिए उसने कोई भी बात कही तो हो सकता है आशीष पर ज़्यादा बड़ी मुसीबत आ सकती है, और अनिका किसी भी हालत में आशीष की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। वहाँ आशीष ने भी अपने चेहरे पर कॉन्फिडेंस बनाए रखा था। वो नहीं चाहता था कि क्रिस्टोफर को ज़्यादा शक हो, इसलिए अपने चेहरे पर कॉन्फिडेंस बरकरार रखकर आशीष ने क्रिस्टोफर से कहा। वो जानना चाहती थी कि आखिर हम दोनों के अलावा वो 3 लोग कौन हैं जो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट होने के बावजूद अब तक जिंदा हैं। आशीष की बात सुनने के बाद क्रिस्टोफर जोर जोर से हंसते हुए आशीष से कहने लगा, बता दो मेरे सारे सीक्रेट्स मेरे दुश्मनों को बता दो तुम जाकर। अरे किस तरह के दोस्त हो तुम? एक लड़की को पटाने के लिए इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कौन देता है यार। क्रिस्टोफर की ये बात सुनने के बाद आशीष ने भी अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, बस करो तुम। वो बस इतना जानना चाहती है कि रोहित को किसने मारा है। वो रोहित की मौत का बदला लेना चाहती है। आशीष की ये बात सुनने के बाद अचानक फ़ोन पर खामोशी छा गई। क्रिस्टोफर काफ़ी देर तक खामोश रहा। उसके बाद हल्की सी सीटी बजाते हुए क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, तो तुम एक बहुत शक्तिशाली गैंडे के साथ बदला लेना चाहती हो। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही होगी, मगर तुम आशीष की दोस्त हो। उसके नाते मैं तुम्हें मुफ्त में एक सलाह देता हूँ। उस गैंडे से बदला लेने की सारी कोशिशें बेकार हैं। हम लोग यहाँ पर उसे शक्तिशाली गैंडा कहकर बुलाते हैं। हालांकि उसका दिमाग पूरी तरह से खाली है, मगर उसके शरीर के अंदर 10 हाथियों की ताकत है। उसका मुकाबला करना तुम्हारे लिए बेहद मुश्किल है। मैं जानता हूँ तुम्हारी ताकत के बारे में। तुम भी मार्शल आर्टिस्ट हो, काफ़ी अच्छी तरह से कराटे कुंफू भी कर लेती हो। मगर तुम्हें एक बात बता दूं कि शक्तिशाली गैंडे के साथ मुकाबला करना तुम्हारे बस में नहीं है। अरे हम दोनों मिलकर भी उसका मुकाबला करें तो उसे हरा नहीं सकते। अनिका काफ़ी ध्यान से क्रिस्टोफर की बातें सुनती रही। वो जानती थी क्रिस्टोफर की यह बात बिल्कुल सही थी। खुद अनिका और रोहित ने भी मिलकर अपने ताकतवर दुश्मन से मुकाबला करने की कोशिश की थी, मगर वो दोनों मिलकर नाकामयाब हुए थे। अनिका को उसी वक्त अपने शक्तिशाली दुश्मन की शक्ति का अंदाजा हो गया था जब उसने अपने दोनों हाथों के मुक्कों से बैंक की दीवार तोड़ी थी। कुछ देर बाद फ़ोन पर फिर से क्रिस्टोफर ने आशीष से कहा, तब तो तुमने स्पेसी और लिसनर के बारे में भी सब कुछ बता दिया होगा। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद फिर से क्रिस्टोफर ने अनिका से फ़ोन पर बात करते हुए कहा, अब तक तुम इतना तो जान चुकी होगी कि पाउडर के इंजेक्शन को लेने के बाद अलग अलग इंसान के अंदर अलग अलग आदतें पैदा होती हैं। स्पेसी कंप्यूटर एक्सपर्ट्स बन गया। लिसनर की शक्तियों के बारे में तो तुम्हें पता ही है, और वो खतरनाक गैंडा इतना ताकतवर है कि मैं खुद भी उसके साथ लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मगर हाँ, फिर भी अगर तुम किसी तरह उसे बदला लेना चाहती हो, उससे लड़कर उसे हराना चाहती हो, तो इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अनिका ध्यान से क्रिस्टोफर की बातें सुन रही थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर क्रिस्टोफर किस तरह से अनिका की मदद कर सकता था। क्रिस्टोफर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ। हम दोनों मिलकर ट्रेनिंग करेंगे और दोनों उस शक्तिशाली गैंडे के साथ लड़ेंगे, तो शायद हम उसे हराने में कामयाब होंगे। चलो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं उसे हराने में तुम्हारी मदद करूँगा। क्रिस्टोफर की बात सुनने के बाद अनिका ने धीमी आवाज़ में क्रिस्टोफर से पूछा, वो कैसे? अनिका का सवाल सुनने के बाद क्रिस्टोफर जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, सबकी पावर के बारे में तो तुमने जान लिया, मगर तुम्हें यह नहीं पता कि पावर ड्रग के इंजेक्शन के बाद मेरे अंदर कौन सी पावर पैदा हुई है। क्रिस्टोफर की बात सुनने कर अनिका बिल्कुल चौंक गई। वो ये जानना चाहती थी कि आखिर क्रिस्टोफर के पास कौन सी पावर मौजूद थी। अनिका ने आशीष से सुना था कि खुद क्रिस्टोफर के बाप ने क्रिस्टोफर को ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के दौरान इंजेक्ट किया था। एक बाप ने जब अपने बेटे को इतने बड़े खतरे में डाला था तो ज़रूर उसका फ़ायदा भी बहुत बड़ा हुआ होगा। और अनिका जानना चाहती थी कि आखिर क्रिस्टोफर के अंदर ऐसी कौन सी ताकत पैदा हुई थी। कुछ देर बाद अपनी हंसी को कंट्रोल करने के बाद क्रिस्टोफर ने उससे कहा, मेरे पास जो ताकत है उस ताकत के सामने दुनिया की कोई भी ताकत नहीं कमज़ोरी लगती है। मेरे पास तो ताकत है, उसका नाम है जीवन। बिल्कुल सही सुना तुमने, जीवन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अनिका क्रिस्टोफर की बात सुनकर हैरान थी।
वो अब भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्रिस्टोफर के शरीर के अंदर कौन सी ताकत थी। क्रिस्टोफर ने अपनी बात समझाते हुए कहा, एक ज़िंदगी जिसमें इंसान कभी थके ही ना, कभी वो बूढ़ा ही ना हो, कभी अपने आप को कमज़ोर ही ना महसूस करे, तो ऐसी ज़िंदगी कैसी रहेगी। चलो मैं मानता हूँ कि शायद मेरे अंदर शक्तिशाली गैंडे जितनी पावर नहीं है, मगर हाँ, मैं लगातार लड़ सकता हूँ। इतनी देर तक लड़ सकता हूँ कि वो शक्तिशाली गैंडा मेरे साथ लड़ लड़ के इतना थक जाएगा कि उसकी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाएगी। मैं सिर्फ मुकाबले में उसके सामने टिका रहूँगा, ख़त्म वो अपने आप को खुद कर देगा। अनिका को कुछ कुछ एहसास हो रहा था कि क्रिस्टोफर अपने किस पावर के बारे में बात कर रहा था। अनिका को अब एहसास होने लगा था कि शायद क्रिस्टोफर के अंदर स्टैमिना इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसके शरीर को कोई भी कमज़ोरी छू भी नहीं सकती थी। क्रिस्टोफर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अब धीरे धीरे तुम्हें यह पूरा खेल समझ में आएगा। पावर ड्रग के पीछे पूरी दुनिया पागल सिर्फ इसलिए है क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया को सिर्फ एक वरदान चाहिए, और वो वरदान है अमर होने का वरदान। तुमने सही सुना, बाकी सारे पावर तो इस पावर के सामने बिल्कुल फीके हैं, मगर मेरे अंदर जो पावर है वो मुझे अमर बना सकती है। एक ऐसी ज़िंदगी जो कभी ख़त्म ना हो, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें कभी कोई कमज़ोरी ना आए, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें बुढ़ापे का नामो निशान ना हो। क्रिस्टोफर की बातें सुनकर अनिका हैरान होते हुए बिल्कुल खामोश हो गई। क्रिस्टोफर ने अनिका की हैरानी और खामोशी दोनों अच्छी तरह से पढ़ ली थी और अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उससे कहा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले कई सालों से अपना टाइम और करोड़ों डॉलर्स पावर ड्रग में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट किए हैं ताकि हमें अमरता का वरदान मिल सके। क्या सोच रही हो? कैसा लगा तुम्हें यह सब सुनकर? अभी भी वक्त है, हमारे साइड आ जाओ, हमारे साथ मिल जाओ। हम दोनों मिलकर अमर होने की इस दवाई को अपने अंदर इंजेक्ट करेंगे। उसके बाद ये पूरी दुनिया हमारी होगी और हम इस दुनिया के भगवान कहलाएंगे। आज पहली बार अनिका को यह पता चला है कि आखिर पावर ड्रग के पीछे क्रिस्टोफर और उसकी गैंग किस तरीके से पीछे क्यों पड़ी थी। क्रिस्टोफर के इरादे सुनकर अनिका की सांसें मानो थम चुकी थी, मगर फिर भी तीखी आवाज़ में क्रिस्टोफर की बातों का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, वो ज़िंदगी नहीं जो ख़त्म ना हो, वो शरीर ही नहीं जो खाक में ना मिले। वो इंसान जो भगवान बनने की उम्मीद रखता हो, उसे शैतान बनने में देर नहीं लगती। मुझे अमर बनने का कोई शौक़ नहीं है। अनिका का लेक्चर सुनने के बाद क्रिस्टोफर फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और फिर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए उसने आशीष से कहा, अरे भाई, मुझे शक्तिशाली गैंडे के बारे में पता चल गया है कि वो कहाँ है। बहुत जल्द मेरी उससे मुलाकात होगी और उसके साथ शायद मुकाबला भी होगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अनिका के पास से V16 पावर ड्रग का राज वो अपने साथ चुरा कर ले गया था, जो बहुत जल्द मेरी मुट्ठी में होगा। बहुत जल्द मेरी मुलाकात शक्तिशाली गैंडे के साथ होगी। अनिका फ़ोन पर बड़े ही ध्यान से क्रिस्टोफर और आशीष के बीच में चल रही बातें सुन रही थी। क्रिस्टोफर ने आशीष से कहा था कि उसे पता चल गया है कि वो गैंडा जैसा आदमी इस वक्त कहाँ पर है। क्रिस्टोफर ने हालांकि यह बात जानबूझकर कही थी। क्रिस्टोफर अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने अनिका के सामने उस आदमी के बारे में जिक्र किया तो ज़रूर अनिका क्रिस्टोफर के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि क्रिस्टोफर की नज़रें में अभी भी अनिका रोहित की मौत का बदला लेना चाहती थी उस आदमी से। मगर क्रिस्टोफर की बात सुनने के बाद अनिका भी चौंक गई थी क्योंकि वो जानती थी कि वो कितना खतरनाक और ताकतवर आदमी है जिसे ये लोग शक्तिशाली गैंडे के नाम से जानते थे। वो V16 पावर ड्रग का फार्मूला चुराने के लिए अनिका के पीछे आएगा ज़रूर, क्योंकि सिर्फ अनिका ही जानती थी कि उस रात बैंक के लॉकर से वो आदमी मेटल बॉक्स चुराने में कामयाब नहीं हुआ था। मगर इस वक्त अनिका के जहन में अपने दुश्मनों से बचने से ज़्यादा ज़रूरी था किसी भी तरह V16 पावर ड्रग के फार्मूले तक पहुँचना। आशीष का फ़ोन कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद अनिका कुछ देर तक उसके बारे में सोचती रही। उसे अभी भी आशीष पर पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ था। आशीष भले ही इस वक्त क्रिस्टोफर की गैंग में रहकर स्पेशल डिपार्टमेंट का एजेंट बनकर काम कर रहा था, मगर कहीं ना कहीं अनिका को आशीष पर पूरा विश्वास नहीं हो पा रहा था। अनिका ये भी नहीं जानती थी कि पावर ड्रग के इंजेक्शन के बाद आशीष के शरीर में कौन सी शक्ति ने जन्म लिया था, और ऐसी क्या बात थी कि आशीष अनिका को फ़ोन पर अपनी शक्ति के बारे में नहीं बता सकता था। अगले दिन सुबह बच्चों को ब्रेकफास्ट देने के बाद अनिका रोज़ की तरह स्ट्राव यूनिवर्सिटी के लेक्चर हॉल पहुंची और लेक्चर हॉल में ठीक पीछे की बेंच पर जाकर बैठ गई। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि उससे लेक्चर सिर्फ इसलिए अटेंड करने थे ताकि उसके दुश्मनों की नज़र उस पर ना पड़े। अनिका प्रीति बनकर यूनिवर्सिटी में आई थी। अगर वो लेक्चर्स अटेंड नहीं करेगी तो लोगों को उस पर शक हो सकता था। अनिका ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि लेक्चर अटेंड करके वो अपने शरीर पर एक तरह से फेवर ही कर रही थी।
जो नींद अनिका को अपने घर के बेडरूम के बिस्तर पर नहीं आती थी, उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर नींद अनिका को लेक्चर के दौरान आती थी, क्योंकि ज़्यादातर प्रोफेसर क्लास को जो भी सिखाना चाहते थे वो सारी बातें अनिका पहले से जानती थी। लेक्चर अटेंड करना अनिका के लिए सिर्फ आराम करने का एक जरिया था और साथ ही साथ अपने दुश्मनों से छिपने का भी। अभी अनिका बेंच पर सर रखकर सोने ही वाली थी कि अचानक उसकी नज़रें लेक्चर हॉल के मेन गेट पर पड़ी। अनिका ने जो देखा वह देखकर उसके होश उड़ गए। अब उसकी आंखों से नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। अनिका बस अपनी पीठ सीधी करके लेक्चर हॉल के मेन गेट की ओर देखती रही। काउंसलर अपने साथ एक प्रोफेसर को लेकर अंदर आई। लेक्चर हॉल के बीचों बीच खड़े रहकर काउंसलर ने पूरी क्लास के सामने उस प्रोफेसर का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, स्टूडेंट्स, ये आपके नए प्रोफेसर हैं। इनका नाम है मिस्टर डोगरा। सारे बच्चों ने अपनी जगह पर खड़े होते हुए नए प्रोफेसर को गुड मॉर्निंग विश किया। अनिका ने ना सिर्फ ये नाम पहले भी सुना था, मगर ये चेहरा भी अनिका पहले देख चुकी थी। अनिका के सामने जो आदमी प्रोफेसर बनकर खड़ा था वो और कोई नहीं बल्कि खुद आशीष डोगरा था। आशीष को यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनते हुए देखकर अनिका के होश उड़ गए थे। आशीष जब पिछली बार अनिका से स्पेशल डिपार्टमेंट के स्पेशल सेल में मिला था तब उसकी हालत काफ़ी नाजुक थी, मगर अब ये आशीष जो अनिका के सामने खड़ा था उसकी हालत पहले से काफ़ी बेहतर नजर आ रही थी। हालांकि चेहरा वही था मगर चेहरे पर ग्लो अलग था। आशीष ने फॉर्मल शर्ट, ट्राउज़र और फॉर्मल शूज़ पहन रखे थे। आशीष के चेहरे पर मोटे चश्मे नजर आ रहे थे। आशीष को देखकर लेक्चर हॉल में बैठी ज़्यादातर लड़कियां आपस में एक दूसरे से धीमी आवाज़ में बात करने लगी थी। उन लोगों ने अपने पूरे साल यूनिवर्सिटी कैंपस में आशीष जैसा हैंडसम प्रोफेसर नहीं देखा था। अक्सर जो लड़कियां पहले पीरियड में काफ़ी सुस्त और आधी नींद में नजर आती थी, आशीष को देखने के बाद सारी लड़कियां अचानक ही काफ़ी एनर्जेटिक नजर आने लगी थी। आशीष ने अपना इंट्रोडक्शन लेक्चर हॉल के स्टूडेंट्स को देते हुए कहा कि वो उनका दोस्त बनकर उन्हें सब्जेक्ट के बारे में सिखाएगा। ना सिर्फ आशीष उनको सिखाएगा बल्कि आशीष ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो भी उसे काफ़ी कुछ सिखाएंगे। आशीष काफ़ी फ्रेंडली नेचर के साथ सबसे बातें कर रहा था। स्टूडेंट्स को आशीष को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आशीष उन प्रोफेसर्स में से था जो स्टूडेंट के साथ दोस्ती करके उन्हें ट्रेन करने में बिलीव करते थे। आशीष का ये स्वभाव देखकर लड़कियां और भी ज़्यादा खुश हो गई थी। लड़कियों को ये सीधा सीधा सिग्नल मिल रहा था कि आशीष के ऐसे स्वभाव की वजह से आशीष के क्लोज आना उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। आशीष अपनी पुरानी स्टाइल में अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगा। लेक्चर हॉल में बैठे ज़्यादातर बच्चे, खास करके लड़कियां, आशीष के पढ़ाने की तकनीक से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होने लगी थी। यहाँ तक कि जब आशीष अपनी पीठ स्टूडेंट्स की ओर करके बोर्ड पर कुछ लिख रहा था तभी कुछ लड़कियों ने आशीष के लिए धीरे से विसल भी बजाई। आशीष बार बार मुड़कर स्टूडेंट्स के सामने देखकर हल्की हल्की मुस्कान दे रहा था, जिसकी वजह से कुछ लड़कियां एक दूसरे को देखकर हाई फाई भी पास करने लगी। लड़कियों को इस तरह पागल होते हुए देखकर अनिका फिर से यूनिवर्सिटी की उन लड़कियों की इंटेलेक्चुअल लेवल पर शक करने लगी। स्टैव यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था, इसलिए ये बात तो पक्की थी कि सभी स्टूडेंट्स को अपने पिछले एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले थे। स्टैव यूनिवर्सिटी में काफ़ी हाई ग्रेड के बच्चों को ही एडमिशन मिलता था, मगर उन लड़कियों का आशीष के लिए पागलपन देखकर अनिका को उन लड़कियों के IQ लेवल पर शक होने लगा था। अनिका ने एक गहरी अंगड़ाई ली और फिर उबासी लेकर बेंच पर सिर रखकर सो गई। लेक्चर हॉल के दूसरी तरफ खड़े आशीष की नज़रें जब अनिका पर पड़ी तब वो शॉक हो गया। आशीष हैरानी से सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि अनिका लेक्चर हॉल में सो गई थी, बल्कि आशीष ये देखकर हैरान था कि अनिका स्टैव यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट बनकर बैठी थी। आशीष की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका वहाँ क्या कर रही थी। आशीष ने कुछ ही घंटों पहले अनिका के साथ बात की थी, मगर तब अनिका ने आशीष को ये नहीं बताया था कि वो लंदन में मौजूद थी। वहाँ बेंच पर सर रख के लेटी हुई अनिका को यह भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर आशीष स्टैव यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनकर क्यों आया था। हालांकि अनिका के लिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल ही नहीं था। आशीष के यूनिवर्सिटी आने के पीछे की वजह जरूर वो आदमी था जिसे वो लोग शक्तिशाली गेंडा कह के बुलाते थे। अनिका ने क्रिस्टोफर और आशीष की बातें फ़ोन पर सुनी थी। क्रिस्टोफर ने आशीष से कहा था कि वो जान चुका था कि शक्तिशाली गेंडा इस वक्त कहाँ था, और दूसरे ही दिन अनिका ने आशीष को स्टैव यूनिवर्सिटी में देखा। इसका मतलब साफ था कि वो शक्तिशाली गेंडा यूनिवर्सिटी कैंपस में ही मौजूद था। आशीष अपनी पोलाइट और काफ़ी जेंटल आवाज़ में लेक्चर दे रहा था। माइक पर आशीष का लेक्चर सुनते हुए अनिका कब गहरी नींद में सो गई वो उसे भी नहीं पता चला। अनिका को गहरी नींद में सोते हुए देखकर आशीष ने बाकी बच्चों को धीमी आवाज़ में कहा, देखो, ध्यान रहे कि आप लोग लेक्चर के दौरान शोर ना मचाएं। क्या है ना कि आपके कुछ दोस्त गहरी नींद में सो रहे हैं, शायद उन्हें आपकी आवाज़ से डिस्टर्बेंस हो सकता है। आशीष का ये कमेंट सुनकर सारे बच्चे एक साथ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे।
लेक्चर पूरा होने के बाद आशीष कुछ देर तक अपनी जगह पर खड़ा रहा। एक के बाद एक स्टूडेंट आकर आशीष को अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे, खास करके लड़कियां जानबूझकर आशीष के पास जाकर सब्जेक्ट में अपनी दिक्कतें बता रही थी। कुछ लड़कियों ने तो ये भी तय कर लिया था कि वो आशीष से एक्स्ट्रा ट्यूशन लेंगी, जिस बहाने से वो लोग आशीष के साथ दोस्ती ज़्यादा आगे बढ़ा सकें। मगर आशीष का यूनिवर्सिटी आने के पीछे मकसद कुछ और था। सभी बच्चों को प्यार से जवाब देने के बाद आशीष धीरे धीरे अनिका के बेंच की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। जब अनिका को ये रियलाइज हुआ कि लेक्चर पूरा हो चुका था, तब अनिका ने अचानक अपनी आंखें खोली। जब अनिका ने अपना सर उठाकर देखा तो आशीष अनिका की ओर चल कर आ रहा था। आशीष के चेहरे पर मुस्कान थी। अनिका ने भी आशीष की मुस्कान के जवाब में अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल ला दी। इससे पहले कि आशीष अनिका तक पहुंच पाता, एक लड़की तेजी से आशीष की तरफ आई और फिर से एक किताब में देखकर आशीष को अपनी कॉम्प्लिकेशन समझाने लगी। आशीष उस लड़की के डिफ़िकल्टी को दूर करने में उसकी मदद करने लगा। तभी अचानक अनिका को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। जब अनिका ने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि उसके सामने जेनिफर खड़ी थी। जेनिफर के चेहरे पर काफ़ी पछतावा नजर आ रहा था। जेनिफर ने धीमी आवाज़ में अनिका से कहा, मुझे माफ़ कर देना मेरे बिहेवियर के लिए। मैंने तुमसे जिस तरह की बात की, वैसे मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी। दरअसल अनिका को कभी जेनिफर की बात का बुरा लगा ही नहीं था। ऐसा नहीं था कि जेनिफर अनिका की कोई दोस्त थी और ना ही अनिका की को जेनिफर से कोई एक्सपेक्टेशन थी। और जहाँ एक्सपेक्टेशन नहीं होती वहाँ गिले शिकवे नहीं हो सकते। अनिका अपनी जगह खड़े होते हुए जेनिफर से कहने लगी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। इससे पहले कि जेनिफर अनिका के साथ और कुछ बात कर पाती, अनिका अपनी किताबें उठाकर क्लासरूम से बाहर निकल गई। मगर क्लासरूम से बाहर निकलने के बाद भी अनिका कुछ दूर जाकर खड़ी रही। अनिका आशीष के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद लड़कियों से घिरे आशीष ने बहाना बनाते हुए उनसे कहा, अब आगे की डिफ़िकल्टीज कल सॉल्व करेंगे। ये कहने के बाद आशीष डोगरा लड़कियों के बीच से जगह बनाते हुए क्लासरूम से बाहर निकल गया। वो अच्छी तरह से जानता था कि अनिका आसपास ही कहीं उसका इंतजार कर रही होगी। तभी आशीष की नज़र पिलर के अपने पीछे अपने हाथों में किताब पकड़े अनिका वहाँ पर खड़ी थी। आशीष को देखते ही अनिका भी पिलर के पीछे से बाहर आई। आशीष और अनिका एक दूसरे के सामने आकर एक दूसरे को हैरानी से देखते रहे। दोनों ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर उनके सामने वाला व्यक्ति स्टैव यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा था। इससे पहले कि दोनों एक दूसरे के साथ कुछ बात कर पाते, दोनों के चेहरे पर अचानक ही एक साथ मुस्कान आ गई। अपने हाथ के इशारे से अनिका को आगे बोलने से रोकते हुए आशीष ने कहा, देखो, हम दोनों की आंखों में एक सवाल है, मगर ये जगह जवाब सुनने के लिए सही नहीं है। मैं पास ही एक अच्छे रेस्टोरेंट को जानता हूँ, क्यों ना वहाँ जाकर कॉफ़ी पी जाए और साथ साथ हम दोनों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं उन्हें भी सुलझा लिया जाए। अनिका भी आशीष की बात मानकर उनके पीछे पीछे यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गई। यूनिवर्सिटी गेट के ठीक सामने कुछ अच्छे रेस्टोरेंट थे। उनमें से एक रेस्टोरेंट को पसंद करके आशीष और अनिका उसके अंदर चले गए। काफ़ी ऑर्डर करने के बाद जैसे ही आशीष ने अनिका की ओर देखा, अनिका ने अपनी किताबें मेज पर रखते हुए उससे पूछा, बताओ तुम यहाँ कैसे और तुम यहाँ किस इरादे से आए हो। आशीष ने अपने दोनों हाथों से इशारा करते हुए अनिका को आगे बोलने से रोका और पूछा, अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं तो। अब अनिका भी समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर आशीष को क्या जवाब देती। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ देर तक आशीष और अनिका दोनों एक दूसरे को देखते रहे। दोनों मन ही मन ये सोच रहे थे कि कब सामने वाला अपने सीक्रेट मिशन के बारे में राज खोलेगा। आशीष अच्छी तरह से जान चुका था कि अनिका से वो जीत नहीं सकता था, इसलिए अनिका के मन में चल रहे सवाल को पढ़ते हुए आशीष ने उससे कहा, मुझे क्रिस्टोफर ने बताया कि हमारा वो बिछड़ा हुआ साथी जिसे हम शक्तिशाली गेंडा कहकर बुलाते हैं, वो यहाँ इस यूनिवर्सिटी में आया है। बस उसी की तलाश में मैं प्रोफेसर बनकर इस यूनिवर्सिटी में आ गया। वैसे ये बात अनिका पहले से जानती थी, क्योंकि उसने क्रिस्टोफर और आशीष की बातें फ़ोन पर सुन ली थी। अपना सीक्रेट मिशन बताने के बाद आशीष भी इंतज़ार कर रहा था कि कब अनिका उसे अपना सीक्रेट मिशन बताए। आशीष जानना चाहता था कि अचानक अनिका की मुलाकात आशीष के साथ स्टैव यूनिवर्सिटी में क्यों हुई थी और अनिका स्टैव यूनिवर्सिटी में किस मकसद से आई थी।
अनिका की आंखों में कन्फ्यूजन पड़ते हुए आशीष ने अंदाज़ा लगा लिया था कि आखिर अनिका यहाँ क्यों आई थी। आशीष ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए अनिका से पूछा, क्या V16 पावर ड्रग तक पहुँचने का अगला क्लू इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है? अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि वो आशीष को सब कुछ सच नहीं बता सकती थी, मगर आशीष से कोई बात छुपाने का अब फ़ायदा नहीं था। इसलिए ज़्यादा डिटेल्स ना बताते हुए अनिका ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। अनिका के चेहरे के रिएक्शन देखकर आशीष डोगरा भी समझ चुका था कि अनिका से अब ज़्यादा सवाल पूछने का कोई फ़ायदा नहीं था। आशीष अनिका को किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में नहीं डालना चाहता था। तभी अचानक अनिका को कुछ याद आया। अनिका ने आशीष से कहा, अच्छा मुझे उस आदमी के बारे में बताओ जो तुम्हारा साथी था, उसे तुम स्पेसी कहकर बुलाते थे, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? आशीष ने यहाँ वहाँ देखने के बाद दबी हुई आवाज़ में अनिका को समझाते हुए कहा, देखो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि V16 पावर ड्रग्स तक पहुँचने के लिए 5 लोग तड़प रहे हैं। एक तो मैं और क्रिस्टोफर, जिनके बारे में तुम अच्छी तरह से जानती हो, और हमारे बाकी 3 साथी, जिनमें से एक को हम शक्तिशाली गैंडा कहकर बुलाते हैं, दूसरा है स्पेसी, जिसे कंप्यूटर और इंटरनेट के साथ खेलना बहुत पसंद है। ये कहा जा सकता है कि वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली हैकर है, और तीसरा है लिसनर, जिसके पास गजब की सुनने की ताकत है। जहाँ तक मेरा मानना है, हमारे तीनों साथियों को अब तक ये पता चल गया होगा कि V16 पावर ड्रग तक पहुँचने के लिए तुम क्या क्या कदम उठा रही हो, इसलिए तुम्हें बहुत ही सावधान रहना होगा। आशीष की बात गौर से सुनने के बाद अनिका ने आशीष से पूछा, अच्छा तुम मुझे बताने वाले थे कि तुम्हारे पास कौन सी पावर है? तुमने मुझसे कहा था कि अगर हम पर्सनली मिलेंगे तो तुम मुझे ज़रूर बताओगे कि तुम्हारे पास क्या पावर्स हैं। आशीष अच्छी तरह से जानता था कि अब वो अनिका की बात नहीं टाल सकता था। अनिका की आंखों में आंखें डालकर आशीष ने कहा, वैसे तो इंजेक्शन के बाद मेरे शरीर में जो बदलाव आया है वो मैं खुद आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि वो मेरी पावर है या फिर मेरे ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी। एक लंबी सांस छोड़ते हुए आशीष ने अनिका से कहा, आम लोग अगर किसी गर्म बर्तन को हाथ लगा दे तो उन्हें काफ़ी बड़ी इंजरी हो सकती है। चाय का गर्म कप अगर कोई आम इंसान अपने हाथ में पकड़ ले तो उसके हाथ से वो चाय का कप तुरंत छूट सकता है। अगर मैं अपना हाथ जलते हुए चूल्हे पर भी रख दूं तो मुझे कुछ नहीं होता। आम इंसान के सेल्स 112 डिग्री सेल्सियस पर डिस्ट्रॉय होते हैं, मगर मेरे शरीर के सेल 176 डिग्री फ़ारेनहाइट पर डिस्ट्रॉय होते हैं। मेरे शरीर में हीट रेजिस्टेंस पावर काफ़ी ज़्यादा है। आशीष की पावर के बारे में जानने के बाद अनिका हैरान रह गई। आशीष लंग कैंसर से सफ़र कर रहा था और एक डॉक्टर होने के नाते अनिका इतनी जानती थी कि कैंसर के सेल्स 120 डिग्री पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आम लोगों का शरीर इस तापमान को सहन नहीं कर पाता, इसलिए इस तकनीक से कैंसर के सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता था। मगर आशीष ने अभी अभी कहा था कि उसका शरीर आम लोगों के शरीर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हीट रजिस्ट कर सकता है, तो फिर उसके लंग कैंसर का इलाज होना काफ़ी आसान होना चाहिए। आशीष ने भी पढ़ लिया था कि अनिका आंखों ही आंखों में उससे क्या सवाल पूछने वाली थी। इससे पहले कि अनिका उसे लंग कैंसर के इलाज के बारे में कुछ कहती, आशीष ने अनिका से कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। तुम यही सोच रही हो ना कि अगर मेरे पास ये पावर है तो फिर मेरे लंग कैंसर का इलाज होना काफ़ी आसान होना चाहिए। मगर नहीं, तुम ये भूल रही हो कि अगर मेरे शरीर में हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है तो मेरे शरीर के अंदर पल रहे कैंसर सेल्स की भी हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आम लोगों के कैंसर सेल्स और मेरे कैंसर सेल्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, और इसलिए मेरे कैंसर्स का इलाज होना बहुत मुश्किल है। अनिका एक अच्छी तरह से जानती थी कि चाहे इंसान हो या सुपर ह्यूमन, कैंसर का इलाज कर पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए आशीष की ओर सिंपैथी से देखते हुए अनिका ने कहा, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। अभी आशीष और अनिका आगे कुछ बात कर पाते तभी वेटर ने आकर टेबल पर कुछ खाना रखा। आशीष अच्छी तरह से जानता था कि उसने जो कैंसर के बारे में बातें की थी उसके बाद माहौल काफ़ी उदास हो गया था। इसलिए माहौल को ब्राइट करते हुए आशीष ने धीरे से ताली बजाई और अपने हाथों में चम्मच लेते हुए अनिका से कहा, अरे भाई, मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलो, आज मेरी एक दिली तमन्ना पूरी हो गई। मैंने तुमसे दिल्ली में भी कई बार पूछने की कोशिश की, क्या तुम मेरे साथ कभी डिनर पर बाहर चलना पसंद करोगी, मगर ज़्यादातर वहाँ तुमने मेरी इस रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया। अब यहाँ इस तरह हमें डेट पर जाने का मौका मिलेगा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये कहने के बाद आशीष के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। अनिका ने भी हल्की स्माइल देते हुए अपनी प्लेट से खाना शुरू कर दिया। तभी अनिका के कानों में एक सुनी सुनाई आवाज़ पड़ी। अनिका का ध्यान उस प्राइवेट रूम की ओर था जिसके अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि आवाज़ डॉक्टर एलिस की थी। डॉक्टर एलिस अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ वहाँ एक प्राइवेट रूम में बैठे थे। प्राइवेट रूम से जो धुंधली धुंधली आवाज़ अनिका के कानों पर पड़ रही थी उसमें बार बार अनिका को डॉक्टर मृता का जिक्र करते हुए सुनाई दे रहा था।
डॉक्टर एलिस अपने स्टूडेंट को कह रहे थे, डॉक्टर अमृता की केस स्टडीज़ तो काफ़ी बेसलेस है। अरे 1 महीने में सिर्फ 1 या 2 ऑपरेशन करती हैं। हो सकता है कि वो पेशेंट्स ही ना हो, बल्कि उसके ह्यूमन एक्सपेरिमेंट हो। ऐसी केस स्टडीज़ पर यकीन करना मेडिकल साइंस के लिए ठीक नहीं होगा। तुम लोग तो अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी केस स्टडीज़ किस तरह की रिसर्च पर बेस्ड होती है। तुम लोग देख लेना, एक बार मेरी केस स्टडी को इस यूनिवर्सिटी से अप्रूवल मिल जाए तो फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाले भी उसे अप्रूवल देने से पीछे नहीं हटेंगे और सब लोग ये बात मान जाएंगे कि डॉक्टर अमृता की जो केस स्टडीज़ इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में घूम रही हैं उनके मुकाबले मेरी केस स्टडी कितनी ज़्यादा रिसर्च बेस्ड और पावरफुल है। डॉक्टर एलिस के जो स्टूडेंट्स उसके चमचे बनकर उनके आसपास बैठे थे वो भी उनकी बातों में हामी भरते हुए कहने लगे, सर हमें तो आप पर भरोसा है। अरे हम जानते हैं कि ये डॉक्टर अमृता आपके सामने कुछ भी नहीं है। हमने तो खुद भी ये बात अच्छी तरह से सुनी है कि डॉक्टर अमृता तो अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को भी संभालने में नाकामयाब रही हैं और जब से उनके साथ पर्सनल ट्रेजेडी हुई है वो लोगों को मुंह दिखाने से भी कतराती फिरती हैं। मुझे तो कभी कभी उस यूनिवर्सिटीज़ पर अफसोस होता है जो डॉक्टर अमृता की केस स्टडीज़ अपने बच्चों को सिखाते हैं। अरे जब उनके बच्चे गलत केस स्टडीज़ पढ़ेंगे तो फिर आगे चलकर वो किस तरह से कामयाब साइंटिस्ट या डॉक्टर बन पाएंगे। तभी और एक स्टूडेंट ने उस स्टूडेंट की बात में हामी भरते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि हमें डॉक्टर अमृता के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक मिशन चलाना चाहिए जिससे डॉक्टर अमृता को बेनकाब किया जा सके। अनिका एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि एलिस ने कई बार डॉक्टर अमृता से हाथ मिलाने के लिए और अपनी रिसर्च स्टडी में एक साथ मिलकर काम करने के लिए उसे कई ईमेल भेजे थे, मगर अनिका उन दिनों इतनी बिजी थी कि उन्होंने एलिस के किसी मेल का जवाब नहीं दिया था और शायद इसी वजह से एलिस का ईगो हर्ट हो चुका था। जब अनिका एलिस के लेक्चर में बैठी थी तब अनिका ने अच्छी तरह से एलिस का स्वभाव जांच और परख लिया था। एलिस काफ़ी इगोइस्टिक व्यक्ति नजर आते थे, मगर स्टैव यूनिवर्सिटी के बच्चों में एलिस का काफ़ी खौफ था। यूँ कहा जा सकता था कि बच्चों का ये मानना था कि अगर दुनिया को बदलने के लिए कोई आविष्कार किया जाना था तो वो सिर्फ प्रोफेसर एलिस ही कर सकते थे। अनिका को बच्चों के इस बिलीव से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही प्रोफेसर एलिस के स्वभाव से अनिका को कोई दिक्कत थी, मगर अनिका बार बार यही सोच रही थी कि अगर उन्हें बड़ा बनना है तो उन्हें डॉक्टर अमृता को नीचा दिखाने की क्या ज़रूरत थी। वो अपनी थीसिस सबके सामने रखकर ये प्रूफ कर सकते थे कि उनकी थीसिस, उनकी थ्योरी डॉक्टर अमृता की थ्योरी से ज़्यादा बेहतर है। अपनी महानता प्रूव करने के लिए उन्हें डॉक्टर अमृता को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। बस इसी बात को लेकर जब अनिका अपनी जगह से उठकर उस प्राइवेट रूम की ओर जाने लगी तब अनिका के कानों पर अंदर से मारपीट की आवाज़ पड़ने लगी। जब अनिका ने हल्का सा दरवाज़ा खोल कर देखा तब अनिका ये देखकर हैरान रह गई कि कुछ स्टूडेंट ज़मीन पर औंधे मुंह पड़े थे और प्रोफेसर एलिस भी काफ़ी अस्त व्यस्त लग रहे थे। उनके बाल पूरी तरह से बिखर चुके थे और उनके चश्मे भी उनकी टाई पर लटक चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रोफेसर एलिस की भी किसी ने जमकर पिटाई कर दी हो। अनिका ने थोड़ा और दरवाज़ा खोलकर देखने की कोशिश की, आखिर अचानक अंदर हो क्या गया था। इन लोगों की ऐसी हालत किसने की थी। तभी अनिका ये देखकर शौक हो गई कि ज़मीन पर पड़े स्टूडेंट्स के सामने भूमिका गुस्से से लाल लाल आंखें लिए उन्हें घूर रही थी। भूमिका उन सब से कह रही थी, देखो किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने से पहले ज़रा 100 बार सोच लिया करो। तुम लोग जिसके बारे में इस तरह की बातें फैलाने की कोशिश कर रहे हो वो मेरी भाभी है, और अगर मेरी सिस्टर इन लॉ के बारे में ऐसी वैसी कोई भी बात सोशल मीडिया पर पोस्ट की तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भूमिका की धमकी सुनकर ज़मीन पर पड़े सभी लोग डर के मारे कांपने लगे थे। प्रोफेसर एलिस भी भूमिका का गुस्सा देखकर काफ़ी नर्वस नजर आ रहे थे। इससे पहले कि अनिका उस रूम के अंदर जाकर भूमिका से मिलती, अनिका का फ़ोन बजने लगा। अनिका ने देखा कि निखिल उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। अनिका ने जैसे ही कॉल कनेक्ट किया, निखिल ने अनिका से कहा, अनिका क्या तुम जानती हो कि भूमिका इस वक्त कहाँ है? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक ही मेरे साथ ब्रेकअप करके वो मेरी ज़िंदगी से गायब हो गई है। अब ना उसका कोई अता पता है और ना ही वो अपना कॉल रिसीव कर रही है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अचानक वो कहाँ चली गई। अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज़ मुझे बताना। अनिका निखिल की बात सुनकर हैरान हो गई थी। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि अचानक इस तरह लंदन आने के पीछे भूमिका के पास क्या वजह हो सकती थी। निखिल बार बार अनिका से पूछ रहा था कि आखिर भूमिका कहाँ चली गई थी। अचानक उसके साथ ब्रेकअप करने के बाद निखिल को समझ नहीं आ रहा था कि भूमिका कहाँ गायब हो गई थी, मगर निखिल इतना ज़रूर जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए भूमिका अपनी भाभी और अपनी सबसे अच्छी दोस्त अनिका को ये ज़रूर बताएगी कि वो कहाँ जा रही थी। अनिका जिसकी आंखों के सामने इस वक्त भूमिका लंदन में मौजूद थी, वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि आखिर भूमिका यहाँ क्या कर रही थी। अनिका ने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए निखिल को जवाब देते हुए कहा, देखो इस वक्त मैं कुछ नहीं जानती,
मगर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जैसे ही मेरा उससे कांटेक्ट होता है मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी कि वो इस तरह तुम्हारी ज़िंदगी से क्यों चली गई। ये कहने के बाद अनिका ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। भूमिका ने जिन लोगों की पिटाई की थी वो लोग सब ज़मीन पर पड़े तेज सांसें ले रहे थे। सबकी आंखों में हैरानी थी। उन सबके चेहरे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक फैशनेबल मॉडल जैसी दिखने वाली लड़की इतनी ताकतवर हो सकती थी कि सबको इतनी बेरहमी से पीट भी सकती थी। प्रोफेसर एलिस भी बुरी हालत में एक चेयर पर बैठे हुए ज़मीन की ओर देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके इतने लंबे करियर में किसी ने पहली बार उनकी इस तरह से इंसल्ट की थी। इससे पहले कि किसी का ध्यान पड़ता, अनिका तुरंत उस प्राइवेट रूम के अंदर गई और भूमिका का हाथ पकड़कर उसे वहां से खींचकर बाहर ले गई। जैसे ही भूमिका की नज़र अनिका पर पड़ी, भूमिका काफ़ी हैरान हो गई। भूमिका इससे पहले कि अनिका से कोई सवाल पूछ पाती, अनिका उसे बाहर की ओर ले जाने लगी। प्राइवेट रूम के बाहर निकलते ही भूमिका की नज़र आशीष पर पड़ी। आशीष और अनिका को एक साथ देखकर भूमिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। भूमिका ने अपना हाथ झटकते हुए अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर अनिका से पूछा, क्या तुम यहाँ किसी के साथ डेट पर आई हो? और ज़रा मुझे ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि भूमिका रोहित और अनिका के रिलेशनशिप को लेकर कितनी पॉजिटिव थी, मगर अनिका यह भी जानती थी कि इस तरह रेस्टोरेंट में तीनों का एक साथ होना खतरे से खाली नहीं था। दुश्मनों की नज़र किसी भी वक्त उन तीनों पर पड़ सकती थी। इसलिए बिना वक्त गवाए अनिका ने फिर से भूमिका का हाथ पकड़ लिया और उसे रेस्टोरेंट के पीछे वाले हिस्से में ले गई। भूमिका और अनिका को एक तरफ जाते हुए देखकर आशीष ने भी बिल पे करने के बाद उनका पीछा किया। आशीष तेजी से जब रेस्टोरेंट के पीछे गया तो उसने देखा कि दूर एक पार्किंग लॉट में अनिका भूमिका को लेकर जा रही थी। पार्किंग लॉट के ठीक बगल में एक रेस्ट एरिया था। वहां पहुंचने के बाद अनिका ने इस बात की तसल्ली कर ली कि वहां कोई सर्विलांस कैमरा नहीं थे। भूमिका काफ़ी देर से अनिका से कई सवाल पूछना चाहती थी, मगर अनिका ने उसे रोक कर रखा था। जब अनिका को यकीन हो गया कि उन्हें कोई देख नहीं रहा था और न ही उन्हें कोई फॉलो कर रहा था, तब अनिका ने भूमिका से कहा, तुम यहाँ कर क्या रही हो? भूमिका ने पलट कर सवाल पूछते हुए कहा, मुझे पहले ये बताओ कि तुम इस आशीष के साथ वहाँ पर डेट पर क्यों गई थी? पीछे से आ रहे आशीष ने भूमिका की बात सुन ली थी। आशीष ने बिल्कुल धीमी और जेंटल आवाज़ में भूमिका से कहा, नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। आशीष को आगे बोलने से रोकते हुए भूमिका ने आशीष से कहा, तुम्हें तो इस वक्त क्रिस्टोफर और उसकी गैंग के साथ होना चाहिए। तुम हमारे स्पेशल डिपार्टमेंट के स्पेशल एजेंट हो, तुम यह सब कैसे कर सकते हो? आशीष ने भूमिका को शांत करते हुए कहा, देखिए मैं इस वक्त आप ही का काम कर रहा हूँ, मगर क्रिस्टोफर और उसकी गैंग के लिए तो मैं उन्हीं की गैंग का एक हिस्सा हूँ। क्रिस्टोफर के ही कहने पर मैं उसके एक मिशन पर यहाँ आया हूँ। जब भूमिका को यह यकीन हो गया कि वो जो कुछ भी सोच रही थी वैसा नहीं था, तब उसने एक लंबी राहत की सांस ली। भूमिका का शक दूर करने के बाद अनिका ने भूमिका से पूछा, अब यहाँ वहाँ की बातें हो गई हो तो तुम मुझे बताओगी तुम यहाँ क्या कर रही हो? भूमिका ने यहाँ वहाँ देख कर अनिका को कंधों से पकड़ लिया और धीमी आवाज़ में कहा, आशीष के कहने पर ही इंस्पेक्टर बास ने एक स्पेशल मिशन पर मुझे यहाँ पर भेजा है। आशीष ने ये इन्फॉर्मेशन दी कि क्रिस्टोफर की गैंग को ये पता चल गया है कि वह खतरनाक आदमी जिसे ये लोग शक्तिशाली गैंडा कहकर बुलाते हैं वो यहाँ लंदन में है। बस उसी का पीछा करते हुए मैं यहाँ पर आई हूँ, मगर मुझे लग रहा है कि मुझे आने में काफ़ी देर हो गई। अनिका और आशीष दोनों ही भूमिका की ये बात सुनकर शौक हो गए और एक दूसरे को देखते रहे। भूमिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, उस शक्तिशाली गैंडों को ये पता चल चुका है कि V16 पाउडर का फार्मूला यहीं कहीं स्टैव यूनिवर्सिटी में है। अनिका एक बात अब तक अच्छी तरह से जान चुकी थी कि उसके जो भी दुश्मन थे वो लोग अनिका के इर्द गिर्द यहीं कहीं मौजूद थे और V16 पाउडर हासिल करने से भी कुछ ही दूरी पर थे, मगर अनिका नहीं जानती थी उसके दुश्मन V16 पाउडर के बेहद करीब पहुंच चुके थे। अनिका के पास वक्त बहुत कम था। इससे पहले कि दुश्मनों के हाथ V16 पाउडर लगे, अनिका खुद उस पाउडर तक पहुंचना चाहती थी। अनिका के पास ये एक ही रास्ता था अपने बेटे अलेक्जेंडर को बचाने का, मगर अनिका ये भी जानती थी कि वो 5 लोग जो पाउडर के साइड इफ़ेक्ट्स को मात देकर जिंदा बचे थे, उन 5 लोगों के लिए भी V16 पाउडर तक पहुंचना कितना ज़रूरी था। भूमिका ने फिर से अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, कल रात को स्टैव यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर अपने घर में मुर्दा पाए गए। वो प्रोफेसर स्टैव यूनिवर्सिटी के रिसर्च डिपार्टमेंट में थे। मुझे पक्का यकीन है कि ये काम उस शक्तिशाली गैंडे का है। V16 पाउडर हासिल करने के लिए वो अब एक के बाद एक अपने कदम आगे बढ़ाने लगेगा और उसके रास्ते में जो भी आएगा उसे मिटा देगा। हमें उसे रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भूमिका की ये बात सुनकर कहीं ना कहीं आशीष के चेहरे पर मायूसी दिखने लगी थी। आशीष के चेहरे के रिएक्शन देखकर भूमिका ने आशीष से पूछा, क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हें अभी भी अपने साथियों से काफ़ी प्यार है।
जब से पता चला है कि स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग इतने नज़दीक पहुंच चुके हैं तुम्हारे साथी को पकड़ने के लिए, तब से तुम्हारे चेहरे पर मायूसी दिखाई देने लगी है। आशीष ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए भूमिका से कहा, हर वो चीज़ जो अपनी आंखों से देख सकती है वही सच हो ये जरूरी नहीं। कभी कभी हमें जो दिखाई देता है वो असलियत नहीं होती। अनिका और भूमिका दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बचपन में काफ़ी बच्चों को एक बहुत बड़े ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के जरिए पावर ड्रग की पहली डोज से इंजेक्ट किया गया था। हर एक डोज के साथ साथ काफ़ी बच्चे उस हैवी पावर ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स का शिकार बनते गए। देखते ही देखते लाखों से हजारों से कुछ 100 जिंदा बचे। ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि पावर ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हजारों बच्चों की मौत होने लगी थी, मगर ये बात शायद कोई नहीं जानता, उन हजारों बच्चों में से कई बच्चों को तो खुद उस शक्तिशाली गैंडे ने अपने हाथों से मारा था। आशीष का खुलासा सुनकर भूमिका और अनिका फटी हुई आंखों से उसे देखते रहे। आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं जानता हूँ आप लोग इस वक्त उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, मगर वो बच्चा पहले से ऐसा नहीं था। कुदरत ने उसे ऐसा नहीं बनाया था। पावर ड्रग के साइड इफेक्ट के चलते उस लड़के की मानसिक हालत भी पूरी तरह से अलग हो चुकी थी। उसके शरीर में इतनी शक्ति बढ़ने लगी थी कि मारना तो जैसे उसके लिए ज़रूरी हो गया था। वह जन्म से वायलेंट नहीं था, मगर पावर ड्रग लेने के बाद उसके शरीर में इतनी ताकत आने लगी कि उस ताकत का इस्तेमाल करना उसके लिए बेहद ज़रूरी हो गया था। शायद लोगों को मारना उसका जुनून नहीं था, बल्कि लोगों को मारना उसकी ज़रूरत बन चुकी थी। पावर ड्रग के जरिए दुनिया भर में काबू पाने वाले लोग यह नहीं जानते कि जो लोग इस दुनिया का मालिक बनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पावर ड्रग उन्हीं को अपना गुलाम बना रहा था। अनिका और भूमिका दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि पावर ड्रग के इस्तेमाल के बाद सिर्फ 5 लोग बचे थे, जिन लोगों ने हर साइड इफ़ेक्ट को मात देकर अपने आप को अब तक जिंदा रखने में कामयाबी हासिल की थी। क्रिस्टोफर, आशीष डोगरा, शक्तिशाली गैंडा, स्पेसी और लिसनर। आशीष की बात पूरी होने के बाद भूमिका ने गहरी सोच के बाद अनिका और आशीष से कहा, मगर मुझे लगता है कि उसकी ज़रूरत ही उसकी ज़िंदगी का मकसद बन चुकी है। वो अपने पावर को लोगों तक पहुंचाने के लिए दहशत फैलाना चाहता है, क्योंकि अगर तुम जो कह रहे हो वो बात अगर सच है तो फिर दहशत फैलाने के लिए उसके पास और भी कई तरीके हैं। तुम नहीं जानते कि किस हालात में प्रोफेसर की लाश मिली है। बहुत बेरहमी से मारा गया था उन्हें। प्रोफेसर पर इतनी क्रूरता मैंने अपनी स्पेशल एजेंट की ड्यूटी में आज तक कभी नहीं देखी। उस शक्तिशाली गैंडे ने प्रोफेसर को इतनी बेरहमी से मारा कि देखने वाले की रूह कांप जाए। अगर शक्ति का प्रदर्शन करना है तो अच्छे कामों के लिए भी तो किया जा सकता है। वह अपनी शक्ति से हजारों लोगों की जानें बचा सकता है। अपनी शक्ति से इस दुनिया में कई बदलाव ला सकता है जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद हो। लेकिन इस तरह के शक्ति प्रदर्शन का क्या मतलब है? भूमिका की बात सुनने के बाद आशीष के चेहरे पर फिर से हल्की सी मुस्कान आ गई। अपनी जेंटल आवाज़ में आशीष ने भूमिका की इस बात का जवाब देते हुए कहा, कुदरत ने हर इंसान को एक जैसा ही बनाया है। हाँ, हालांकि उन सबको अलग अलग क्वालिटीज़ और अलग अलग टैलेंट दिए गए हैं, मगर हर इंसान अपनी शक्तियों को इंसानी विकास के लिए नहीं यूज़ करता। कोई अच्छा आदमी बन जाता है तो कोई बुरा। बस सुपर ह्यूमन में भी यही हुआ है। सुपर ह्यूमन भी आखिर एक ह्यूमन ही है। और इतना याद रखना, सर्वनाश जब भी होगा वो शक्ति के कारण से ही होगा। कमजोरी के कारण कभी सर्वनाश नहीं हो सकता। ये इंसान अपने आप को जितना शक्तिशाली बनाता जाएगा, ये दुनिया उतनी ही तेज़ी से अपने अंत की तरफ आगे बढ़ती जाएगी। भूमिका और अनिका दोनों ही अच्छी तरह से समझ रहे थे कि आशीष क्या कहना चाहता था। अनिका को अब ज़्यादा यकीन होने लगा था कि अगर V16 पावर ड्रग ऐसे खतरनाक आदमी के हाथ पड़ जाए तो ये दुनिया के लिए कितना घातक हो सकता था। अनिका अब अच्छी तरह से समझ पा रही थी कि आखिर स्वाति मल्होत्रा ने इतने सालों तक क्यों V16 पावर ड्रग को राज छुपा कर रखा था। अगर अनिका को ज़रूरत ना होती कभी भी उस पावर ड्रग को ढूंढने के लिए अपने कदम आगे नहीं बढ़ाती। अगर अलेक्जेंडर की ज़िंदगी का सवाल ना होता तो अनिका कभी भी लोगों तक V16 पावर ड्रग के होने की भनक भी नहीं लगने देती। मगर तभी मन ही मन अनिका ये भी सोचने लगी थी कि क्या दुनिया के सर्वनाश और शांति के बीच सिर्फ अलेक्जेंडर की ज़िंदगी थी। अगर अलेक्जेंडर की ज़िंदगी बचाने की इतनी बड़ी कीमत दुनिया को चुकानी होगी तो क्या एक माँ वो कीमत चुकाने के लिए तैयार थी। ये सारी बातें सोच सोच कर अनिका के दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी थी। अनिका जानती थी कि V16 पावर ड्रग का फार्मूला वहीं कहीं स्टार यूनिवर्सिटी में उसके आस पास था। मगर अब अनिका के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या सचमुच वह V16 पावर ड्रग तक पहुंचकर इस पूरी दुनिया को खतरे में डालना चाहती थी। आशीष की पूरी बात सुनने के बाद भूमिका ने धीमी आवाज़ में कहा, इंसानियत पर कब्जा करने के चक्कर में लोग इंसान होना ही भूल जाते हैं। भूमिका खुद एक स्पेशल एजेंट थी, मगर इस वक्त उसके चेहरे पर रिएक्शन देखकर समझ में आ रहा था कि बावजूद इसके कि वो दिखने में काफ़ी स्ट्रांग थी, लेकिन उसे भी ये सारी बातें सुनकर काफ़ी तकलीफ हो रही थी। भूमिका ने अनिका की ओर जाकर धीमी आवाज़ में कहा,
देखो, आने वाले कुछ दिनों में स्टैव यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी खतरनाक परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। इन खतरनाक लोगों के साथ डील करने के लिए तुम ट्रेन नहीं हो। भूमिका की नज़रों में अनिका एक कमज़ोर शरीर वाली लड़की थी। भूमिका अनिका की असलियत के बारे में कुछ नहीं जानती थी। भूमिका को ये तो पता था कि अनिका एक बेहद अच्छी डॉक्टर और काबिल स्पेशल एजेंट थी, मगर भूमिका को यह अंदाज़ा भी नहीं था कि वक्त आने पर अनिका दुश्मनों की फौज के साथ अकेले ही लड़ सकती है। अनिका के लिए भूमिका की आंखों में फिक्र नजर आ रही थी। अनिका ने भूमिका की ओर देखते हुए कहा, देखो, तुम मेरी फिक्र मत करो, बस अपना ख्याल रखो। अनिका का चेहरा पढ़ते हुए भूमिका ने अनिका से धीमी आवाज में कहा, तुम फिक्र मत करना, वह आदमी चाहे कितना भी खतरनाक हो, वो तुम्हें खरोंच भी नहीं पहुंचा पाएगा। ये कहते हुए भूमिका ने अनिका के मोबाइल फ़ोन में अपना नंबर स्पीड डायल में डाल दिया और फ़ोन वापस अनिका को थमाते हुए कहा, अगर कोई भी खतरा महसूस हो तो स्पीड डायल के ज़रिए मुझे अलर्ट कर देना, और मैं भी इस बात का ख्याल रखूंगी कि वो लोग तुम तक ना पहुंच पाए। अनिका भूमिका की बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश थी। अनिका की खामोशी का कोई अलग ही मतलब निकालते हुए भूमिका ने धीमी आवाज में कहा, तुम फिक्र मत करना, अपने भाई की मौत का बदला मैं उस गैंडे से जरूर लेकर रहूंगी। छोड़ूंगी नहीं उसे पर्सनली अपने हाथों से मारूंगी मैं, और अपने भाई की मौत का बदला लूंगी। भूमिका की बातों में अपने भाई की मौत का गम नजर आ रहा था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित जिंदा था और यहीं कहीं उसके आसपास था, मगर इस वक्त रोहित की मौत की खबर झूठी थी। यह बात अनिका किसी को नहीं बताना चाहती थी। अनिका के साथ सिंपैथी दिखाने के बाद भूमिका आशीष की ओर देखकर कहने लगी, और तुम ये मत भूलना कि तुम यहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट की एक स्पेशल एजेंट हो और ऑन ड्यूटी हो। ड्यूटी पर होने के बावजूद तुम्हें इस तरह से फ्लर्टिंग करने का मौका मिल कैसे सकता है? बेहतर यही होगा कि अपने काम पर ध्यान दो। अनिका भूमिका की बातें सुनकर काफ़ी हैरान थी। आज पहले भूमिका को किसी हैंडसम लड़के के साथ इस तरह से बात करते हुए अनिका ने कभी नहीं देखा था। अनिका जान चुकी थी कि कोई बात ज़रूर थी जिससे भूमिका को अंदर से झंझोर कर रख दिया था। भूमिका का बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका था। वो काफ़ी जिम्मेदार और काफ़ी सीरियस लग रही थी। आशीष भी अच्छी तरह से जानता था कि इस वक्त भूमिका को हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं था, इसलिए भूमिका की ऐसी बात पर आशीष ने बड़े ही रिस्पेक्टफुली अपना सर झुका दिया और हाँ में अपना सर हिला दिया। इसके बाद भूमिका उस रेस्टोरेंट से बाहर की ओर निकलने लगी। जैसे ही भूमिका वहां से निकली, अनिका के फ़ोन पर फिर से निखिल का फ़ोन आने लगा। निखिल का फ़ोन नंबर अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखते ही अनिका ने भूमिका को आवाज़ लगाते हुए कहा, रुक जाओ भूमिका, 1 मिनट, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। अनिका तेज़ी से भूमिका के पास गई। भूमिका अच्छी तरह से जानती थी कि उन दोनों का इस तरह ज़्यादा देर तक अकेले रहना ठीक नहीं था, इसलिए अनिका को अपने पास आते हुए देखकर भूमिका ने कहा, बोलो क्या हुआ, जल्दी बताओ, हो सकता है कि हमारे दुश्मन किसी भी वक्त हम पर हमला कर दें। अनिका की आंखों में किसी बात का कोई डर नहीं नजर आ रहा था। अनिका ने भूमिका का हाथ पकड़ा और उसको पार्किंग लॉट में खड़ी एक कार के पीछे ले जाते हुए पूछने लगी, जरा मुझे बताओ कि तुम्हारे और निखिल के बीच में क्या हुआ है। निखिल का नाम सुनते ही भूमिका के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। भूमिका ने धीमी आवाज में अनिका के सवाल का जवाब देते हुए कहा, क्या उसने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की? भूमिका की टोन से अनिका समझ चुकी थी कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, उसने मुझे कहा कि तुमने अचानक ही उसके साथ ब्रेकअप करने का फैसला किया और तुम उसकी ज़िंदगी से गायब हो गई। क्या तुम एक बार उससे बात नहीं करना चाहती? भूमिका कुछ देर तक अपनी जगह पर खड़ी खामोश रही। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी उसके साथ एक बार बात करवा दूं। बेचारा कब से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, एक बार बात कर लो उसके साथ। अनिका की बात पूरी होने के बाद भूमिका ने कहा, उसे कह देना कि मुझे ढूंढने की कोशिश ना करे, मैं उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं आने वाली। कुछ दिनों के साथ को वो प्यार समझने की भूल ना करे, मुझ जैसी लड़की उसे कभी नहीं मिल सकती। हालांकि भूमिका की बातों में काफ़ी एरोगेंस नज़र आ रहा था, मगर अनिका भूमिका को अच्छी तरह से जानती थी। भूमिका की आंखें कुछ और ही कह रही थी। अनिका ने भूमिका से पूछा, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकती हूँ? भूमिका ने बिना कुछ कहे सिर्फ इशारे में अनिका से कहा, हाँ। अनिका ने अपना सवाल पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ है? आई मीन कोई ऐसी लड़ाई जो सॉल्व नहीं हो सकती? भूमिका ने अपनी नज़रें उठाते हुए अनिका से कहा, कम ऑन अनिका, तुम तो इतने महीने से मुझे जानती हो और मेरी चॉइस को भी अच्छी तरह से जानती हो। वो निखिल मेरी चॉइस नहीं है, उसे मुझे भूलना ही होगा। यह कहने के बाद बिना एक सेकंड गंवाए भूमिका वहाँ से चली गई। निखिल बार बार अनिका को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था,
दूर जा रही भूमिका को देखते हुए अनिका ने निखिल का फ़ोन रिसीव करते हुए कहा, हाँ बोलो निखिल, क्या हुआ? वहाँ निखिल ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अनिका से कहा, क्या हुआ? इसका क्या मतलब है? अरे मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक बार भूमिका से बात करना चाहता हूँ, तुम मेरी इतनी भी मदद नहीं कर सकती? ये मत भूलो कि पिछले कई दिनों में मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है। निखिल जो कुछ भी कह रहा था वो काफ़ी गुस्से में कह रहा था। ये बात अनिका अच्छी तरह से जानती थी और यह बात भी सच थी कि पिछले कई दिनों में निखिल ने कई बार अनिका की मदद की थी और उसे मुश्किलों से बचाया था। निखिल की आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वो भूमिका के लिए कितना परेशान था। अनिका ने निखिल से पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई है? मतलब तुम्हारे ब्रेकअप का तो कोई कारण तो होगा। इस सवाल पर लगभग रोते हुए निखिल ने अनिका से कहा, वही तो मैं कह रहा हूँ कि बिना किसी कारण उसने मेरी ज़िंदगी से दूर जाने का फैसला कर लिया, अचानक ही गायब हो गई। इतने दिनों से हमारे बीच में सब कुछ सही सही चल रहा था, बिल्कुल किसी परियों की कहानी की तरह। मैंने हमेशा ये ख्याल रखा कि मैं उसे कभी कोई तकलीफ़ न पहुँचाऊँ, मगर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि उसे अचानक मेरी किस बात का बुरा लग गया है। क्या मैं उसे सुबह सुबह जगाने के लिए उसके गालों पर किस करता हूँ, उसे यह बात पसंद नहीं आई? या फिर मैं जो उसके लिए खाना बनाता हूँ वो खाना उसे पसंद नहीं आया? वो जब भी काम के लिए निकलती थी मैं उसे एक बार ज़ोर से गले लगा लेता था, क्या मेरी यह हरकत उसे पसंद नहीं आई? या फिर शायद मेरा उसे माथे पर बार बार चूमना पसंद नहीं आया? भूमिका को याद करते हुए निखिल फूट फूट कर रोने लगा। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए निखिल ने अनिका से कहा, मैं 30 साल का हो गया हूँ, मैंने इससे पहले कभी ऐसी फीलिंग महसूस नहीं की। मैं भूमिका से सच्चा प्यार करता हूँ और सब कुछ सही चल रहा था। पता नहीं कैसे अचानक ही वो मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। मैं बस एक बार उसे मिलकर पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में। भूमिका ने अभी अभी अनिका के साथ जो बातें की थी और निखिल की बातें सुनने के बाद अनिका को यकीन हो गया था कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, ज़रूर कोई ऐसी बात थी जो भूमिका अनिका से छुपा रही थी। भूमिका और निखिल के बीच में ज़रूर कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद भूमिका ने अचानक ही अपना रवैया बदल दिया था। मगर अब तक एक बात अनिका ने भी भूमिका की आंखों में पढ़ ली थी। जो इमोशंस निखिल की बातों से अनिका को भूमिका के लिए नज़र आ रहे थे, वही इमोशंस भूमिका की आंखों में अनिका ने निखिल के लिए पकड़ लिए थे। इससे पहले भूमिका ने कई बार अनिका को अपने लड़कों के साथ फ्लर्टिंग एक्सपीरियंस की कहानियां सुनाई थी, मगर कभी भी अनिका ने भूमिका की आंखों में किसी लड़के के लिए इस तरह के इमोशंस नहीं देखे थे जिस तरह के इमोशंस निखिल के लिए भूमिका की आंखों में दिखाई दिए। वहाँ भूमिका जब रेस्टोरेंट से वापस अपनी कार के पास पहुँच रही थी तब अचानक उसे अपने एक साथी ऑफिसर का कॉल आया। भूमिका ने जब कॉल अटेंड किया तो उस साथी ऑफिसर अरुण ने भूमिका से कहा, यस ऑफिसर, भूमिका कहाँ हो आप सेफ तो हो ना? हम रेस्टोरेंट के बाहर ही आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप अब तक आई नहीं। मैं जानता हूँ कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑफिसर हैं, मगर आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे दुश्मन भी बहुत खतरनाक हैं। अनिका के साथ जो कुछ भी बातें हुई थी उसके बाद भूमिका भी काफ़ी इमोशनल हो गई थी। अपने इमोशंस पर काबू पाते हुए भूमिका ने अपने साथी ऑफिसर को जवाब देते हुए कहा, मैं अभी बस पहुंच ही रही हूं। इससे पहले कि भूमिका आगे अपनी कुछ बात कह पाती, भूमिका को फ़ोन पर लगातार किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वॉइस में काफ़ी डिस्टर्बेंस होने के कारण भूमिका ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वहाँ रेस्टोरेंट के बाहर खड़े भूमिका के साथी ऑफिसर अरुण को 4 लोगों ने घेर लिया था। वो चारों स्टार यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट थे जिन्हें अभी अभी भूमिका ने रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में अनिका यानी कि डॉक्टर मृता की इंसल्ट करने के लिए पकड़ा था। उन चारों स्टूडेंट से कुछ ही दूरी पर प्रोफेसर एलिस भी खड़े थे। बच्चे शोर मचा मचा कर ऑफिसर से कह रहे थे, ऑफिसर, अंदर एक खतरनाक लड़की है, उन्होंने हम सबको बहुत बुरी तरह से मारा। देखने में तो वो लड़की किसी फैशन मॉडल की तरह लगती है, मगर उसके शरीर में गजब की ताकत है। हम चारों को कुछ ही सेकंड के अंदर ढेर कर दिया, यहाँ तक कि हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एलिस को भी नहीं छोड़ा। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की कंप्लेंट सुनने के बाद ऑफिसर अरुण ने उससे कहा, अरे शांत हो जाओ, तुम लोग बिल्कुल शांत हो जाओ, घबराओ मत। अगर तुम लोगों के साथ किसी भी तरह की ज्यादती हुई है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम ज़रूर उस लड़की को सजा देंगे। मगर एक टेक्निकल डिफ़िकल्टी है, मैं जाकर कोई एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि अगर किसी लड़की ने अपराध किया है तो किसी लेडी ऑफिसर का होना बहुत ज़रूरी है। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, बस मेरी एक सीनियर लेडी ऑफिसर किसी भी वक्त यहाँ पहुँचती ही होगी। उनके आते ही हम उस लड़की को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो दोबारा कभी किसी के साथ ऐसी हरकत नहीं करेगी। पुलिस ऑफिसर अरुण की बात सुनने के बाद प्रोफेसर एलिस ने आगे बढ़ते हुए अरुण से कहा, देखिए ऑफिसर, वो लड़की बेहद खतरनाक है। मुझे नहीं लगता कि आपके डिपार्टमेंट की पुलिस ऑफिसर उसका मुकाबला कर पाएगी। मुझे लगता है कि आपको और 10-12 ऑफिसर्स को यहाँ बुला लेना चाहिए।
अरुण उन सब लोगों के चेहरे देखकर समझ गया था कि वो लोग कितने घबराए हुए थे, मगर उनकी बातों पर यकीन करना अरुण के लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए उन्हें शांत करते हुए अरुण ने कहा, अरे आप लोग बिल्कुल घबराइए मत। मेरे साथ जो मेरी सीनियर लेडी ऑफिसर हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हैं। आप लोगों को जिस लड़की ने अंदर रेस्टोरेंट में परेशान किया है, उन जैसी 50 लड़कियों से वो अकेले ही लड़ सकती है। जब अरुण ने उन लोगों की ये बात कही तब अरुण की नज़र दूर से आती हुई भूमिका पर पड़ी और फिर उसने उन लोगों से कहा, देखिए घबराइए मत, वो रही मेरी सीनियर ऑफिसर, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगी। ऑफिसर की बात सुनने के बाद प्रोफेसर एलिस ने राहत की सांस ली, मगर जब उन्होंने मुड़कर दूर से आ रही सीनियर ऑफिसर को देखा तो उनके होश उड़ गए। जैसे ही प्रोफेसर एलिस की नज़र भूमिका पर पड़ी, उनके हाथ पांव फिर से कांपने लगे, मगर तभी उन्होंने देखा कि ठीक भूमिका के पीछे एक लेडी ऑफिसर भी चलकर आ रही थी। भूमिका ने शॉर्ट स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहन रखा था। भूमिका इस वक्त यूनिफॉर्म में नहीं थी, वो स्पेशल डिपार्टमेंट की स्पेशल एजेंट थी, इसलिए दुश्मनों की नज़र से बचने के लिए हमेशा ही सिविल ड्रेस में अपनी ड्यूटी पर रहती थी। जब प्रोफेसर एलिस की नज़र भूमिका के ठीक पीछे चल रही लेडी ऑफिसर पर पड़ी तब उनके चेहरे पर अचानक ही काफ़ी राहत नजर आने लगी। जब भूमिका चलकर उन सबके पास आकर खड़ी हुई तब उसकी ओर बड़े ही कॉन्फिडेंट होकर देख रहे प्रोफेसर एलिस ने कहा, अब दिखाओ अपनी ताकत, अब देखता हूँ किस तरह से तुम हमारे साथ ज़बरदस्ती करती हो। प्रोफेसर एलिस को भूमिका के साथ इस तरह बात करते हुए देखकर खुद ऑफिसर अरुण भी हैरान रह गया। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर एलिस ने भूमिका से कहा, अब तुम बचकर नहीं जा सकती, क्योंकि अब हमारे साथ यहाँ के होनहार पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं। वो तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि कभी हम पर हाथ उठाना तो दूर, हमारे साथ ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं कर पाओगी। अब तुम्हें पता चलेगा कि हम पर हाथ उठाने का क्या नतीजा हो सकता है। ये लोग तुम्हें अरेस्ट करके जेल में ले जाएंगे और जेल में ऐसे ऐसे गुंडों के साथ तुम्हारी मुलाकात होगी कि तुम उस पल को कोसोगी जब तुमने हम पर हाथ उठाया था। जेल के अंदर खूंखार गुंडे होते हैं, उन लोगों के सिर पर बहुत सारे खून के इल्ज़ाम होते हैं। कई लोग चोरी, डकैती और लूटपाट के जुर्म में अंदर जाते हैं तो कईयों के ऊपर बलात्कार के भी इल्ज़ाम लगे होते हैं। और तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को किस तरह की कंपनी मिलने वाली है जेल के अंदर, यह तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। प्रोफेसर एलिस की बात सुनकर उनके स्टूडेंट्स भी ज़ोर ज़ोर से भूमिका को देखकर हंसने लगे। प्रोफेसर एलिस के एक स्टूडेंट ने आगे बढ़ते हुए भूमिका की ओर देखकर कहा, अरे इतनी खूबसूरत लड़की के साथ अगर जेल में वक्त गुजारने का मौका मिल जाए तो मैं एक आध चोरी करके जेल जाने के लिए तैयार हूँ। उस लड़के की बात सुनकर बाकी लड़के भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। जब प्रोफेसर एलिस ने देखा कि ऑफिसर अरुण कोई एक्शन नहीं ले रहे थे तो उन्होंने भूमिका की ओर इशारा करते हुए कहा, ऑफिसर इस लड़की को अरेस्ट कर लो, इसी ने हम सब पर अटैक किया था। प्रोफेसर की कंप्लेंट सुनकर ऑफिसर अरुण हैरान होकर भूमिका की ओर देखने लगे। भूमिका अभी भी बहुत गुस्से से प्रोफेसर एलिस को देख रही थी। ऑफिसर अरुण ने आगे बढ़ते हुए भूमिका से कहा, ऑफिसर भूमिका, क्या ये लोग सच कह रहे हैं? आप ही इन लोगों पर हमला किया था? पुलिस ऑफिसर अरुण के मुंह से भूमिका के लिए ऑफिसर शब्द सुनते ही प्रोफेसर और उसके साथियों के होश उड़ गए। वो अटकती हुई आवाज़ में ऑफिसर अरुण को पूछने लगे, अभी अभी आपने क्या कहा ऑफिसर? क्या ये लड़की आपके डिपार्टमेंट की ऑफिसर हैं? भूमिका की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा, हाँ यही तो वो सीनियर ऑफिसर हैं जिनके बारे में मैं अभी अभी बात कर रहा था। इससे पहले कि कंफ्यूजन और बढ़ जाए भूमिका ने ऑफिसर अरुण से कहा, देखिए मैंने इन लोगों की पिटाई इसलिए की थी क्योंकि ये लोग हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की एक ऑफिसर का मजाक उड़ा रहे थे, उसकी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे थे और हमारे डिपार्टमेंट के साथ इस तरह की जुर्रत करने का क्या नतीजा होता है ये तो हमें उन्हें दिखाना ही होगा। ये लोग हमारे डिपार्टमेंट की एक एजेंट के बारे में सोशल मीडिया पर गलत बातें फैलाने की साजिश रच रहे थे, जिसे मैंने वक्त रहते रोक लिया। अगर मुझे लगता है कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें अरेस्ट करना ही होगा। वैसे भी जेल के अंदर जो लोग रहते हैं उनके बारे में काफ़ी जानकारी है इन्हें, तो इन्हें उनके साथ अंदर वक्त गुजारने में आसानी होगी। भूमिका की बात सुनते ही प्रोफेसर एलिस और उसके साथी थर थर काँपने लगे। भूमिका ने अरुण को ऑर्डर देते हुए कहा, ऑफिसर अरुण, अरेस्ट दैम। भूमिका का ऑर्डर मिलते ही अरुण और उसके साथी ऑफिसर ने अपनी पीठ सीधी करी और 4 हथकड़ियाँ निकाली। उसके बाद प्रोफेसर एलिस और उसके साथियों को अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़े। अगली सुबह जब अनीका यूनिवर्सिटी में अपनी क्लासरूम में पहुंची तब अचानक ही जेनिफर ने अनीका के बगल में आकर कहा, अरे वाह, तुम तो टाइम पर पहुंच गई, चलो आज आगे के बेंच पर बैठते हैं। अनीका ने जेनिफर की बातों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और लास्ट बेंच पर जाकर बैठ गई। जेनिफर भी ठीक अनीका के बगल में जाकर मुस्कुराते हुए बैठ गई। अनीका अब तक जेनिफर का स्वभाव अच्छी तरह से जान चुकी थी।
ऐसा नहीं था कि जेनिफर के मन में कोई खोट थी, मगर जेनिफर को हमेशा ही कामयाब लोगों के साथ रहना पसंद था। और अब जब जेनिफर को अनिका के मार्क्स के बारे में पता चल गया था तो जेनिफर का अनिका के प्रति पूरा रवैया ही बदल गया था। अनिका के पास भी इस वक्त दोस्त के नाम पर जेनिफर के अलावा क्लासरूम में और कोई नहीं था, इसलिए अनिका ने भी बिना किसी ऑब्जेक्शन के जेनिफर को अपने बगल में बैठने दिया। इससे पहले कि अनिका फिर से टेबल पर सिर रखकर सो जाती, जेनिफर ने अनिका से कहा, जरा संभल कर, आज भी पहला लेक्चर डॉक्टर एलिस का है, तुम्हें उनका लेक्चर मिस नहीं करना चाहिए। तुम जानती हो कितने महान हैं। तुमने डॉक्टर अमृता का नाम तो सुना ही होगा। तुम यह भी जानती होगी कि डॉक्टर अमृता ने एक बार ऐसी एक दवाई बनाने की कोशिश की थी जो दिमाग की नसों के क्लॉट को बिना साइड इफेक्ट के हटा सके। इंसान के शरीर में मौजूद जीन्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर दे, ये दवाई इंसान की नसों को एक नया जीवन दान दे सकती थी, मगर डॉक्टर अमृता इस एक्सपेरिमेंट में फेल हो गई। लेकिन अब मैंने सुना है कि डॉक्टर एलिस इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के बेहद करीब हैं। डॉक्टर अमृता का नाम न्यूरोलॉजिकल साइंस की दुनिया में सबसे ऊपर लिया जाता है, मगर इस आविष्कार के बाद डॉक्टर एलिस न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सबसे चमकते सितारे बन जाएंगे। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि डॉक्टर एलिस ने कई बार चाहा था कि डॉक्टर अमृता खुद यहाँ आकर बच्चों को अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएं, एक विजिटिंग फैकल्टी बनकर कुछ लेक्चर दें, मगर डॉक्टर अमृता ने हर बार उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। मुझे तो लगता है बड़ी खड़ूस है ये डॉक्टर अमृता। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि डॉक्टर एलिस ने कई बार अनिका को अपने साथ मिलकर रिसर्च करने के लिए मेल किए थे, मगर आज तक अनिका को डॉक्टर एलिस के मेल आईडी से कभी कोई इनविटेशन लेटर नहीं आया था। अनिका अब तक ये बात अच्छी तरह से जान चुकी थी कि डॉक्टर एलिस के जरिए अगर इस दुनिया में कोई उनका सबसे बड़ा दुश्मन था तो वो डॉक्टर अमृता थी। मगर अनिका को यह देखकर ज़्यादा हैरानी हो रही थी कि डॉक्टर एलिस कहीं ना कहीं अनिका यानी कि डॉक्टर अमृता के बारे में गलत गलत बातें फैलाकर यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी उसके खिलाफ कर रहे थे। अनिका अब यह सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि स्टैव यूनिवर्सिटी में आने के बाद अनिका को अपने कितने दुश्मनों से मुकाबला करना होगा। लेक्चर का टाइम होने से ठीक 1 मिनट पहले प्रोफेसर एलिस क्लासरूम में दाखिल हुए। उन्होंने अपने एक हाथ से अपनी कमर पकड़ रखी थी और उनका चेहरा भी काफ़ी सूजा हुआ नजर आ रहा था। उनकी एक आंख के आसपास एक बड़ा सा काला गोला बना हुआ था। वो जिस तरह से अपने आप को घसीटते हुए चल रहे थे, वो नज़ारा देखकर सारे के सारे स्टूडेंट्स अपनी हंसी कंट्रोल करने लग गए। प्रोफेसर एलिस काफ़ी फनी लग रहे थे। जब वो अपनी चेयर पर जाकर बैठे तब अचानक ही उनके मुंह से एक जोर की चीख निकल गई। प्रोफेसर एलिस को इस तरह चीखते हुए देखकर सारे के सारे बच्चे बेंच के नीचे सर छुपाकर हंसने लगे। तभी एक स्टूडेंट ने अपनी जगह पर खड़े होते हुए प्रोफेसर से पूछा, प्रोफेसर ये आपको क्या हुआ, आप ठीक है ना? प्रोफेसर ने उस बच्चे को बैठने का इशारा करते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, मैं वो जरा सीढ़ियों से गिर गया था। प्रोफेसर एलिस के हुलिये से बच्चों ने इतना तो समझ लिया था कि उनकी जमकर पिटाई की गई थी, मगर कोई बच्चा हिम्मत नहीं कर पा रहा था उनसे असली वजह पूछने की। प्रोफेसर एलिस ने अपनी फाइल खोलते हुए सारे बच्चों से कहा, मैं अब अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए असिस्टेंट चुनने वाला हूँ। मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बेहद करीब है और रूल के मुताबिक मैं 2 असिस्टेंट चुनूंगा। सारे बच्चे इस अनाउंसमेंट को लेकर एक्साइटेड हो गए थे। सारे बच्चे इतना जानते थे कि प्रोफेसर एलिस किसी बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के बेहद करीब थे और प्रोफेसर एलिस का गुडविल देखते हुए सारे के सारे बच्चे उनके प्रोजेक्ट में उनको असिस्ट करना चाहते थे। इसलिए लगभग क्लास के सभी बच्चों ने एक साथ अपने हाथ उठा लिए और चिल्लाना शुरू कर दिया, सर मैं आपका असिस्टेंट बनना चाहता हूँ, सर प्लीज़ मुझे अपना असिस्टेंट बना लीजिए, मैं पूरी मेहनत करूँगी सर। प्रोफेसर एलिस ने किसी तरह अपने हाथ ऊपर करते हुए सबको शांत करने का इशारा किया। हाथ ऊपर करते वक्त भी प्रोफेसर एलिस काफ़ी दर्द महसूस कर रहे थे। बच्चों को शांत करने के बाद प्रोफेसर एलिस ने कहा, देखो मैंने अपना डिसीजन ले लिया है, मेरी पहली असिस्टेंट होगी जेनिफर। जेनिफर का सिलेक्शन होते ही जेनिफर जोर से चिल्ला उठी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जेनिफर को सिलेक्ट करने के बाद प्रोफेसर एलिस पूरे क्लास में नज़र घुमाने लगे। फिर उनकी नज़र ठीक जेनिफर के बगल में खड़ी अनिका पर पड़ी। अनिका पर नज़र पड़ते ही प्रोफेसर एलिस ने कहा, मुझे लगता है कि एक्सचेंज प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है अगला मौका हमारे क्लास में आई नई लड़की मिस प्रीति को देना चाहिए। प्रोफेसर एलिस की बात से सरप्राइज होते हुए बच्चों ने फिर से अनिका के लिए ताली बजाना शुरू कर दिया। एक लड़की ने अनिका की ओर देखकर शाबाशी देते हुए कहा, प्रीति कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये एक बेहतरीन मौका है तुम्हारे लिए, तुम्हें जमकर मेहनत करनी है। स्टैव यूनिवर्सिटी के बच्चे वैसे तो काफ़ी मायूस थे ये सुनकर कि उन्हें प्रोफेसर एलिस को असिस्ट करने का मौका नहीं मिलने वाला था,
मगर साथ ही साथ वो बच्चे इतने समझदार भी थी कि उन्हें इस बात को लेकर खुशी हो रही थी कि उनकी यूनिवर्सिटी में आई हुई एक नई लड़की को यह मौका मिल रहा था। अनिका की ओर देखकर प्रोफेसर एलिस ने कहा, लेक्चर के बाद तुम दोनों मेरे साथ लेबोरेटरी में चलना। हालांकि ये बात तो अनिका भी नहीं समझ पा रही थी कि प्रोफेसर एलिस ने आखिर उसमें ऐसा क्या देख लिया था कि असिस्टेंट के रूप में उसे चुना गया था। लेक्चर पूरा होने के बाद प्रोफेसर एलिस लंगड़ाते हुए क्लासरूम से बाहर निकले। प्रोफेसर एलिस के ठीक पीछे जेनिफर भी अनिका का हाथ पकड़कर चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जेनिफर जबरदस्ती अनिका को प्रोफेसर के पीछे ले जा रही थी। लंगड़ाकर आगे चल रहे प्रोफेसर ने बिना पीछे मुड़े अनिका से कहा, तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई हो ना? मेरे साथ काम करोगी तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी और हमारी यूनिवर्सिटी में फ़र्क है और तुम्हारे प्रोफेसर्स के पढ़ाने के तरीके और मेरे पढ़ाने के तरीके में कितना अंतर है। प्रोफेसर एलिस की आवाज़ में काफ़ी गुस्सा था। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अनिका से पूछा, क्या तुम डॉक्टर मृता को जानती हो? अनिका ने बिना सोचे इस बात का जवाब देते हुए कहा, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। प्रोफेसर एलिस की आंखों में डॉक्टर मृता के लिए नफरत देखकर अनिका समझ चुकी थी कि उन्होंने अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में डॉक्टर मृता को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया था। मगर अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि इस तरह से बिना किसी कारण के दुश्मनी रखना ठीक नहीं था। इसलिए जब अनिका डॉक्टर एलिस को यह बताने वाली थी कि वो खुद ही डॉक्टर मृता है, तब तक उसका फ़ोन बजने लगा। अनिका ने देखा कि भूमिका ने उसे मैसेज किया था। भूमिका ने अनिका को मैसेज में लिखा था, कल रात प्रोफेसर एलिस और उसके चमचों की अच्छी तरह से धुलाई हुई है। तुम्हारे बारे में इतना भला बुरा कह रहे थे कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मगर उनकी इस तरह से जमकर पिटाई की है कि वो लोग इसे हमेशा याद रखेंगे। जब अनिका अच्छी तरह से जान चुकी थी कि प्रोफेसर एलिस को सुबह सुबह डॉक्टर मृता पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। जब प्रोफेसर एलिस ने काफ़ी देर तक अनिका को शांत खड़ा देखा तो फिर से लंगड़ाते हुए अपनी लेबोरेटरी की ओर आगे बढ़ गए। जेनिफर समझ गई थी कि प्रोफेसर को अनिका का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, इसलिए वो दबी हुई आवाज़ में अनिका का हाथ पकड़ते हुए कहती है, देखो प्रीति, प्रोफेसर एलिस की स्टूडेंट्स बनने का तुम्हें एक बहुत अच्छा मौका मिला है। उनके असिस्टेंट बनने के लिए बच्चे ना जाने क्या क्या करते हैं, मगर ये मौका तुम्हें मिला है। इस मौके को अपने हाथ से जाने मत देना। देखो वो नाराज़ हो गए तो तुम्हें किसी भी वक्त अपनी असिस्टेंटशिप से निकाल सकते हैं। उनके साथ काम शुरू करें उससे पहले मैं तुम्हें उनके बारे में कुछ बता देती हूँ। उनके लिए डॉक्टर मृता उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन है। मैं जानती हूँ कि तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो और शायद डॉक्टर मृता तुम्हारी प्रोफेसर रह चुकी होंगी, इसलिए उनके लिए तुम्हारे मन में सॉफ्ट कॉर्नर होना तो बड़ी नॉर्मल बात है, मगर ये सॉफ्ट कॉर्नर तुम अपने दिल में ही रहने देना। उनके सामने डॉक्टर मृता के सपोर्ट में कुछ भी मत कहना। चलो भले तुम उनके खिलाफ मत बोलो, मगर ऐसा कुछ भी मत कह देना जिससे उन्हें लगे कि तुम डॉक्टर मृता की सपोर्टर हो। अनिका ने जेनिफर की सारी बातें सुनकर सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। जेनिफर इसके बाद अनिका का हाथ पकड़कर उसे प्रोफेसर एलिस की लेबोरेटरी की ओर ले गई। एक बड़े से कमरे की ऑटोमेटिक डोर के पास पहुंचकर प्रोफेसर एलिस ने अपनी जेब से अपना आइडेंटिटी कार्ड निकाला और सिक्योरिटी मशीन के सामने अपना कार्ड रख दिया। जब सिक्योरिटी मशीन ने डॉक्टर एलिस का आईडी कार्ड पहचाना तो अपने आप ही दरवाज़ा अनलॉक हो गया। दरवाजे के खुलते ही डॉक्टर एलिस जेनिफर और अनिका को लेकर अंदर चले गए। जब तीनों अंदर पहुंचे तो दरवाज़ा अपने आप फिर से बंद हो गया। अनिका ने देखा कि उस बड़ी सी लेबोरेटरी में कई सारे वाइट कोट पहने हुए स्टूडेंट्स अलग अलग किस्म के रिसर्च को अंजाम दे रहे थे। जब उन सारे स्टूडेंट्स ने डॉक्टर एलिस को अंदर आते हुए देखा तो अचानक ही अपना सारा काम रोक कर सभी लोगों ने डॉक्टर एलिस की ओर देखकर कहा, प्रोफेसर एलिस, आप इस दुनिया के सबसे महान डॉक्टर हैं। डॉक्टर अमृता आपके सामने कुछ नहीं। बच्चों का इस तरह से पागलपन देखकर अनिका शॉक्ड हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर डॉक्टर एलिस डॉक्टर अमृता से इतनी नफरत क्यों करते थे कि अपने स्टूडेंट्स को भी उन्होंने डॉक्टर अमृता के खिलाफ भड़का रखा था। गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग कहने के बजाय सभी लोग डॉक्टर अमृता के मुर्दाबाद के नारे लगाकर डॉक्टर एलिस को ग्रीट कर रहे थे। अनिका समझ चुकी थी कि कंपटीशन की आड़ में प्रोफेसर एलिस इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें कंपटीटर और दुश्मन के बीच का फर्क भी नहीं समझ आ रहा था। प्रोफेसर एलिस लंगड़ाते हुए अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। बैठते ही अचानक उनके मुंह से फिर से एक जोर की चीख निकली। प्रोफेसर की आवाज़ सुनते ही जब उनके चमचे उनके पास आकर उनकी मदद करने की कोशिश करने लगे तब उन्होंने अपने हाथ के इशारे से उन्हें ऐसा करने से मना किया और कहा, बहुत जल्द मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा होने जा रहा है। ये एक्सपेरिमेंट एक बार पूरा हो जाएगा, उसके बाद डॉक्टर अमृता को पता चल जाएगा कि इस दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर कौन है और तब मैं उसका चेहरा देखना चाहूँगा।
डॉक्टर एलिस की यह बात सुनते ही उनके चमचे भी काफ़ी भड़क उठे। एक के बाद एक वो अपना हाथ उठाकर कहने लगे, डॉक्टर अमृता तो सिर्फ एक धोखा है, असली प्रोफेसर तो सिर्फ डॉक्टर एलिस हैं। इस दुनिया को अगर बदल सकने की किसी में ताकत है तो वो सिर्फ हमारे प्रोफेसर डॉक्टर एलिस के पास है। अनिका ने थोड़ा ध्यान दिया तो देखा कि उनमें से 4-5 लोगों का मुंह भी बिल्कुल डॉक्टर एलिस की तरह ही सूजा हुआ था। अनिका उन्हें देखते ही समझ गई थी कि ये सारे चमचे भी बीती रात भूमिका की मार खाकर आए थे, लेकिन पहली बार अनिका को भूमिका की हरकत बिल्कुल सही लग रही थी। इन सारे लोगों का बर्ताव देखकर अनिका को एहसास हो गया था कि भूमिका ने जो कुछ भी किया था वो बिल्कुल सही किया था। थोड़ा पानी पीने के बाद अपनी जगह से खड़े होते हुए डॉक्टर एलिस ने अपनी स्टूडेंट से कहा, देखो तुम लोग अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान दो, फोकस रखो। बहुत जल्द मैं ये एक्सपेरिमेंट पूरा करना चाहता हूँ और प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना चाहता हूँ। उसके बाद ये दुनिया मान जाएगी कि डॉक्टर अमृता मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वैसे मैं तुम लोगों की मुलाकात मेरी 2 नई असिस्टेंट के साथ करवाना चाहता हूँ। प्रोफेसर एलिस ने जेनिफर की ओर इशारा करते हुए कहा, ये है मेरी नई असिस्टेंट जेनिफर। जेनिफर हमेशा ही क्लास में फर्स्ट आती है। सभी स्टूडेंट्स ने जेनिफर का स्वागत करते हुए तालियां बजाना शुरू किया। जेनिफर ने भी उनकी टीम में शामिल होने के लिए अपना एक हाथ हवा में उछालते हुए कहा, डॉक्टर अमृता तो सिर्फ एक धोखा है। डॉक्टर एलिस के साथ हमारे पास भी महान बनने का मौका है। जेनिफर का ये नया नारा सुनकर सारे स्टूडेंट्स खुशी के मारे पागल हो गए और सभी लोग तालियां बजाते हुए सीटियां मारकर जेनिफर का स्वागत करने लगे। अनिका अब तक अच्छी तरह से जान चुकी थी कि जेनिफर का स्वभाव कैसा है और इसलिए वो उनकी खुशामद करने से भी बाज नहीं आ रही थी। उसके बाद जेनिफर ने अनिका का हाथ हल्के से दबाते हुए इशारे से अनिका को कहा कि वह भी जेनिफर की तरह ही ऐसी ही कुछ बात कहे। जब प्रोफेसर का ध्यान अनिका पर पड़ा तब उन्होंने अनिका का इंट्रोडक्शन कराते हुए स्टूडेंट से कहा, और हाँ, हमारी आज शाम की खास मेहमान है मिस प्रीति। आप लोगों को यह जानकर खुशी होगी कि मिस प्रीति एक एक्सचेंज स्टूडेंट है। और क्या आप लोग जानना चाहते हो कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी से आई हैं? जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो प्रोफेसर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस प्रीति दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम सुनते ही सारे पुराने स्टूडेंट्स हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। तब प्रोफेसर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मिस प्रीति ने इससे पहले डॉक्टर अमृता को बड़े ही करीब से देखा है। हमारे लेबोरेटरी में ये अकेली ऐसी शख्स हैं जिन्होंने डॉक्टर अमृता का चेहरा देखा है, उसे अच्छी तरह से जानती हैं। यहाँ तक कि अभी कुछ देर पहले उन्होंने मुझे खुद कहा कि वह डॉक्टर अमृता को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। प्रोफेसर की यह बात सुनकर उनके सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। वो ये बात नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर प्रोफेसर ने क्यों ऐसे किसी स्टूडेंट को अपना असिस्टेंट बनाया था जो डॉक्टर अमृता की स्टूडेंट रह चुकी थी। सारे स्टूडेंट्स एक के बाद एक आगे आकर अनिका से पूछने लगे, क्या प्रोफेसर सही कह रहे हैं? क्या तुम सच में डॉक्टर अमृता की स्टूडेंट रह चुकी हो? तभी किसी स्टूडेंट ने अनिका से पूछा, क्या तुमने सचमुच डॉक्टर अमृता को पहले देखा है? एक और स्टूडेंट जिसके चेहरे पर काफ़ी सूजन दिखाई दे रही थी, उसने आगे बढ़ते हुए अनिका से कहा, अगर डॉक्टर अमृता मिल जाए तो मैं उसके चेहरे पर एक ऐसा मुक्का मारूंगा कि वो ज़िंदगी भर याद रखेंगी। फिर ऐसे ही एक और स्टूडेंट ने सामने आकर कहा, बिल्कुल सही कहा हमारे दोस्त ने। डॉक्टर अमृता जैसी वाहियात डॉक्टर को सज़ा मिलनी चाहिए। झूठे केस स्टडीज़, झूठे और फर्जी ऑपरेशन करके पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रखा है, मगर बहुत जल्द उसके चेहरे से नकाब हटा दिया जाएगा और यह दुनिया मान जाएगी कि इस दुनिया को बचाने के लिए अगर कोई डॉक्टर आगे आ सकता है तो वो सिर्फ हमारे प्रोफेसर एलिस हैं। तभी एक वाइट कोट पहने हुए एक मोटी सी लड़की ने अनिका की ओर देखकर पूछा, क्या सचमुच तुमने डॉक्टर अमृता को देखा है? क्या सचमुच तुम उसे मिली हो? जरा हमें बताओ कि तुम कैसे जानती हो? क्या तुम अभी भी उससे बात करती हो? अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए ऊंची आवाज़ में कहा, मैं डॉक्टर अमृता को इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैं खुद ही डॉक्टर अमृता हूँ। अनिका की यह बात सुनकर सारे स्टूडेंट शौक होकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी एक स्टूडेंट ने आगे आते हुए अनिका से कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम खुद डॉक्टर अमृता हो? क्या फालतू की बकवास कर रही हो? अरे तुम्हारी उम्र देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम अभी अभी कॉलेज में आई हो। मैं तो ये भी देखकर सरप्राइज हो गया कि तुम फर्स्ट ईयर में हो। तभी एक दूसरी स्टूडेंट ने अनिका की ओर देखकर कहा, मगर तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? तुम ये क्यों कह रही हो कि तुम ही डॉक्टर अमृता हो? फिर एक और स्टूडेंट ने अनिका की बातों का मतलब निकालते हुए प्रोफेसर एलिस की ओर देखकर कहा, समझ गया, मैं अच्छी तरह से समझ गया कि यह लड़की क्या कहना चाहती है। ये लड़की कहना चाहती है कि मैं डॉक्टर अमृता हूँ। इसका मतलब आप लोग समझे नहीं। हम सब प्रोफेसर साहब के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए हम सब के अंदर कहीं ना कहीं प्रोफेसर साहब ही जिंदा हैं। प्रोफेसर ने हमें जो कुछ भी सिखाया है वो सब हम हमारी आगे की ज़िंदगी में फॉलो करने वाले हैं।
इसलिए यह भी कहा जा सकता कि हम एक तरह से ही डॉक्टर एलिस हैं। जिस तरह हम हमारे प्रोफेसर के फ़ैन हैं, उनके फॉलोवर हैं, इसी तरह ये लड़की भी अपनी प्रोफेसर डॉक्टर अमृता की फ़ैन है, उनकी फॉलोवर है, और इसलिए ये लड़की कह रही है कि यही डॉक्टर अमृता है। उस लड़के की इस बात से सारे के सारे स्टूडेंट्स बड़े ही कन्विंस नजर आ रहे थे। फिर एक लड़की ने प्रोफेसर एलिस की ओर जाते हुए कहा, सर ये क्या है? हमारे दुश्मन गैंग की किसी लड़की को हमारे साथ मिलाने का क्या मतलब है? जिस डॉक्टर अमृता से हम सब इतनी नफरत करते हैं, उसी की स्टूडेंट को हमारे साथ रखकर हम अपनी सक्सेस के साथ उसका नाम नहीं जोड़ना चाहते हैं। सारे के सारे स्टूडेंट उस लड़के की बात पर हामी भरने लगे। एक स्टूडेंट ने प्रोफेसर से कहा, बिल्कुल सही, इस लड़की को अभी कभी यहाँ से निकाल दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि धक्के मार कर इस लड़की को लेबोरेटरी से बाहर का रास्ता दिखाइए। देखते ही देखते सारे के सारे स्टूडेंट्स काफ़ी बागी हो गए। सभी लोग एक ही डिमांड करने लगे कि जल्द से जल्द अनीका को धक्के मार कर लेबोरेटरी से बाहर निकाल दिया जाए। वहीं जेनिफर, जो ये सब कुछ देखकर काफ़ी घबरा गई थी, वह धीमी आवाज़ में अनीका से कहने लगी, मैंने तुमसे कहा था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए डॉक्टर अमृता के बारे में कुछ भी मत बोलना। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इन लोगों से माफ़ी मांग लो और कहो कि डॉक्टर अमृता प्रोफेसर एलिस के सामने कुछ भी नहीं है। डॉक्टर अमृता डॉक्टर एलिस के पाँव की जूती है, बोलो। जब लेबोरेटरी में काफ़ी शोर शराबा बढ़ गया तो डॉक्टर एलिस ने अपने दोनों हाथ किसी तरह उठाते हुए सारे बच्चों को शांत किया। डॉक्टर एलिस ने सारे स्टूडेंट्स के शांत हो जाने के बाद कहा, रुक जाओ, इस लड़की को सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसे सज़ा मैं दूंगा और इसे ऐसी सज़ा मिलेगी जो इसे ज़िंदगी भर याद रहेगी। सारे स्टूडेंट्स जानना चाहते थे कि आखिर डॉक्टर एलिस ने अनीका के लिए कौन सी सज़ा सोची थी। तभी डॉक्टर एलिस ने कुछ देर सोचने के बाद अनीका की ओर देखकर कहा, ए लड़की, तुम्हारी सज़ा ये है कि